है ना। तो रक्त प्रदर ऐसा एक केस है जो आपको टू द मोस्ट आपको मिलेंगे आपकी क्लिनिक में, जो भी या फिर आपकी इंटर्नशिप के टाइम में या फिर अपनी क्लिनिक में, यहाँ पे जो अपना ओपीडी है, यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा पेशेंट मे बी इस एरिया में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पेशेंट आपको रक्त प्रदर का मिलेंगे, जो अपना रिकॉर्ड्स भी देखे आप या फिर रजिस्टर्स भी देखे, तो ये रक्त प्रदर की पेशेंट यहाँ पे डेली मतलब होगा ही होगा। और मिनिमम 3-4 तो रक्त प्रदर का पेशेंट आते ही है। ओके। तो क्यों हो रहा है मतलब इस एरिया में, या फिर ये सब आपको थोड़ा उसका निदान वगैरह पड़ेगा तो पता चल जाएंगे। एक एक एरिया में यहाँ की खाने से या फिर यहाँ की क्लाइमेट से लोगों की ठीक है, तो वही रक्त प्रदर के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप नोट्स मिल गया सबके पास। तो ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए इतनी इंट्रोडक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। इतना समझ लो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ओके। या फिर मे बी जो गर्ल्स है उनको शायद पता होगा, उनकी नॉन में कोई पेशेंट्स या फिर फैमिली में कोई ये दिक्कत तो हमेशा रहता है। देखो या तो एक्सेस ब्लीडिंग होना, या फिर मतलब क्वांटिटी वाइज, या फिर नंबर ऑफ डेज जो है ज्यादा होना। ओके। ये होता है अपना रक्त प्रदर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी देखिए डेफिनेशन में देखिए। ओके। रक्त प्रदर की डेफिनेशन है, एक तो चरक चिकित्सा वाले श्लोक है। ओके। रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः। ओके। हर जो आचार्य की चरक और सुश्रुत सबका डेफिनेशन श्लोक है। तो मैं जो चरक और सुश्रुत का लिया है क्योंकि वो मोस्टली आपको अभी चरक संहिता में भी आएंगे ना, तो इसलिए वही श्लोक लिया है। तो फर्स्ट इसमें बोला है रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः। यहाँ पे प्रदीर्णा एक नया वर्ड है आपके लिए, तो उसकी मतलब है एक्सेसिव सेक्रेशन। एक्सेसिव सेक्रेशन मतलब रजः प्रदीर्यते, रजः अगर एक्सेसिव सेक्रेशन हो रहा है तो यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः मतलब वो है। यार मुझे आपकी आवाज नहीं आ रहा है। भूमि, सबको दिक्कत हो रही है क्या वो इसमें, या फिर ओनली भूमि को हो रहा है? और भी किसी को साउंड में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं है। ओके फाइन, तो फिर भूमि आप ही का है। जो भी उनका कोई बता देना उनको व्हाट्सएप में, शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। ओके। तो यहाँ पे क्या प्रेरणा मीन्स एक्सेसिव सेक्रेशन। ओके। जहाँ एक्सेस हो रहा है, और उसको और थोड़ा क्लियर किया है जब वो चक्रपाणी जो टीका में बताया, प्रदीर्यते इति विस्तारितो भवति इति प्रदरा असृक् दीर्यते यस्मिन् निधि असृग्धरा। ओके। उससे अच्छा और एक श्लोक नीचे बताया है सुश्रुत ने, तदेव अतिप्रसंगेन प्रवृत्तम प्रवृत्तम अनुतावपि असृग्धरम विजानीयात अदो अन्याद रक्त लक्षणम। ओके। ये और थोड़ा क्लियर डेफिनेशन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सेसिव सेक्रेशन, ये तो बोल रहे हैं कि आदि प्रसंज्ञान है या फिर आदि प्रतिरणा जो भी है, एक्सेसिव या प्रोलॉन्ग्ड ब्लड लॉस। ओके। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो फर्स्ट पॉइंट है। मतलब जो आर्तव चक्र के टाइम में अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एक रीजन है। उसमें क्या है, दो कंडीशन है, एक्सेसिव माने क्वांटिटी वाइज, या प्रोलॉन्ग्ड मतलब नंबर ऑफ डेज ज्यादा होना। ओके। वो है फर्स्ट एंड मेन कंडीशन। सेकंड क्या बोला है, विथ और विदाउट ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंट्रा मेंस्ट्रुअल पीरियड। इंट्रा मेंस्ट्रुअल पीरियड माने दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में जो टाइम है उसमें अगर ब्लीडिंग हो या ना हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है। मगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ओके, मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गया या फिर ज्यादा दिन तक रह रहे ब्लीडिंग, ओके, तो फिर उसको बोलते हैं रक्तपतन। ओके। तो सुश्रुत वाला ये सेकंड श्लोक जो है वो ज्यादा इजी रहेंगे। फर्स्ट वन जो है डेफिनेशन जैसा वो याद रखिए, रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मृतः, सिंपल है। ओके। और सेकंड से ज्यादा तेज श्लोक अच्छा रहेंगे क्योंकि सुश्रुत का ये जो डेफिनेशन है यही लक्षणा भी है। तो अगर आप एक श्लोक लिखेंगे तो यू कैन राइट। अरे आई थिंक नेटवर्क इश्यूज और है। ओके। आप लोग जो भी है क्लास सुन लेना। मैं कोशिश करता हूँ क्लास को रिकॉर्ड करके डालने के लिए। ओके। उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते अभी। तो जितने लोग क्लास में है सुनते रहो, और जिनको दिक्कत हो रहा है वो प्लीज यूट्यूब चैनल में चेक कर लेना, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। ओके।
तो सेकंड श्लोक से ज्यादा आपको थर्ड श्लोक ठीक रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें ये जो श्लोक है आप सेम इलेक्शन में भी लिख सकते हैं, इसमें और एक लाइन आएंगे। तो तदेव अति अति प्रसंगेन प्रवर्तम अनदावपि असृग्धरम विजानीयात अदो अन्यात रक्तलक्षणम। ओके, ये मीनिंग उसका जो है नीचे लिखा है आपको। एक्सेसिव, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव माने क्वांटिटी वाइज अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे हैं वो एक रीजन है, एंड देन प्रोलॉन्ग्ड मतलब साइकिल जो है ज्यादा दिन तक रहना। ओके, ये दो दो जो मेन कंडीशन है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि निदान क्या है। ओके, मैंने श्लोक जो भी लंबा वगैरह श्लोक है वो आपको अलग से टेक्स्ट बुक की जो फोटो खींच के उसमें पीडीएफ में ज्वाइन किया है, तो एक बार वहां पे देख लेना। श्लोक जो है नेक्स्ट पेज में आएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, उसके बाद हम वापस यही फर्स्ट पेज में आ जाएंगे। चरक चिकित्स के एक श्लोक है। ओके, या अत्यर्थम सेवते नारी लवण अम्ल गुरुणि च कटुन्यता विदाहिनी स्निग्धानि पिशितानि च ग्राम्योतकानि मेद्यानि कृशानं पायसं दधि रक्तम सॉरी सुक्तमस्तु सुरादिनी भजन्त्या कुपितो अनिलः। ओके, यह तक जो है वो निदान है। इसमें ऑलमोस्ट हर टर्म जो है आपको कहीं ना कहीं कोई डिजीज में आप लोग सुना हुआ है, नए टर्म्स बिल्कुल नहीं है इसमें। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे आपको। चात्यर्थम सेवदे नारी, अगर नारी जो है लेडी एक्सेस सेवन करेंगे क्या चीज ये, लवण अम्ल गुरुणिचा कटुन्यता विदाहिनी स्निग्धानि पिशिदानि च ग्रामे ओतगानि मेद्यानि कृशानं पायसं दधि। ओके, शुक्ता मस्तु सुरादिनी भज्यन्त्य कुपितो अनिलः। ओके, ये चरक के हिसाब से निदान है। और एक माधव निदान का श्लोक भी दे रखा है। इसमें भी कुछ ऑलमोस्ट कुछ टर्म्स तो सिमिलर है। विरुद्ध मध्य अध्यशन। ओके, यहाँ पर विरुद्ध मध्य अध्यशन अजीर्णात। ओके, गर्भपादा, ये एक अलग से नया टर्म है, गर्भपादादि गर्भपादा आदि मैदुनाचा। ओके, बाकी इन्होंने तो ज्यादा करके खाने में बताया था, खाने की किस चीज से, मगर मदन दयाल ने और एक्सप्लेन किया है कि और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे गर्भपात हुआ, गर्भपात गर्भस्राव पूरा तो नहीं ना, आप लोग क्लास में हमने पढ़ाया था। तो गर्भपात जो है वो भी एक रीजन है। और आदि मैदुनाचा, आदि मैदुन की वजह से भी। और कुछ विहार बताया है, जैसा याना, याना पता है ना, जैसा याना शो वगैरह आपने और भी कुछ डिसीज में सुना होगा, ट्रैवलिंग वो जो व्हीकल में या फिर घोड़े के ऊपर ट्रैवल करने की वजह से। ओके, या शोग अधिकर्षण भार अभिघात। यहाँ पे भारा मीन्स एक्सेसिव, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब ये भारा वगैरह वेट सुनेंगे आपको थोड़ा उसमें इलेबोरेटली सोचना होगा। सिर्फ वजन उठाना नहीं होता है, इट कुड बी एनी स्ट्रेनस वर्क, जैसा आजकल की आप यहाँ के लोग पेशेंट को देखेंगे जो अपनी थोड़ा गांव की लोग रहते हैं, वो एक्सेसिव हेवी लोडिंग मतलब जैसे मजदूर की काम वगैरह करते हैं, तो वो भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं, या फिर कोई फिजिकल स्ट्रेन वगैरह है वो भी इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। 12 अभिघाता, उसमें यानादिव छ तम प्रदरम वदंती। ये माधव निदान की श्लोक है, सेकंड पेज में है। आई होप सब लोगों ने देख लिया श्लोक। अभी वापस वही फर्स्ट पेज पे आ जाइए, वहां पे आपको इसका मैंने अलग से निदान में देखो, आहार आहार से रिलेटेड क्या क्या है, विहार से रिलेटेड क्या है, ये हमने लिखा है। तो आहार से रिलेटेड यहाँ पे देखिए, लवण देखो, हमेशा देखो आयुर्वेदिक आपको कोई भी डिजीज होगे इसमें ऑलमोस्ट यही सब मिलेंगे, लवण अम्ल कटु और ये वातवर्धक कुछ एक्टिविटीज। मगर आपको ना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको, जब तक ये कंडीशन अब पढ़ाई कर रहे हो तब आपको इसको थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेट करना होगा। जब हमने रक्त प्रदर बोला तो हमने लोकल पेशेंट के बारे में बोला, तो उनकी खाने से कुछ रिलेट करो, तब जाके आपको समझ में आएंगे या फिर याद रहेंगे। पहले आप श्लोक पढ़ते हुए या फिर मीनिंग पढ़ते हुए आपको ऐसे लगेंगे ये तो सिंपल है, लवण अम्ल खटू ये लेने से या स्निग्ध गुरु लेने से होता है।
मगर एग्जाम के टाइम में आएंगे तो आपके पास 100 डिजीज रहेंगे और 100 में हर डिजीज में यही कॉम्बिनेशन की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो तब याद रखना, और जब प्रैक्टिस के टाइम पे तब भी ये याद आना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जब तक आप अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, तो आप ना पेशेंट को अस्यूम करो, जैसे वो कंडीशन लेके आ रहा है तो वैसा हमें इमेजिन करना है। और अपनी माइंड इज सो क्रिएटिव दैट कि आप जो भी चीजें इमेजिन करके पढ़ते हैं वो आपके माइंड में ज्यादा दिन तक रह जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए, लवण अम्ल कटु रसम, जो एक्सेस लेना, स्निग्ध गुरु विदाही गुण, मांस पायस दधि शुक्ति मस्तु सुरान मध्य। ओके। विहार में आदि मैदुन यान अश्वगमन, शोग दिवा स्वप्न, भार वाहन अभिघाता। ओके। व्याधि में क्या है, गर्भबाधा एंड आदिकर्षण। ओके। एंड अभी जस्ट मैं एक बार, या लोकल हमने जैसे बात किया था लोकल पेशेंट से, देखिए इसमें बहुत सारे केसेस जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। बहुत सारे एथियोलॉजीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे लवण अम्ल, जिसे छाछ वगैरह यहाँ पे एक्सेसिव खट्टा चीज जो पीते हैं, और यहाँ पे कट्टू भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पाइसेस और अम्ला जो आपने देखा होगा लोग जैसे गाँव की खाना वगैरह रहते हैं उसमें बहुत स्पाइसी और खट्टे छाछ वगैरह वो खूब पीते हैं। ओके। और उसमें नमक भी ज्यादा यूज करते हैं। तो ये 3 रीजन तो पॉजिटिव हो गया। फिर देखिए जैसा दधी और सुरा, ये चीज की यूज भी यहाँ पे एक्सेस है। गुरु खाना भी ले लेते हैं, जैसा दाल, हेवी दाल वगैरह जो ले लेते हैं, विदाही होते हैं। ओके। बहुत सारे जैसा दही वगैरह भी लेते हैं। और खाने में तो बहुत सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आदि मैदुना याना अश्वगमना। याना अश्वगमना कुड भी कोई ऐसे ज्यादा चलना, और इनका जो रोड वगैरह है विलेजेस की वो थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, तो वो भी एक याना अश्वगमना हो गया। कोई ऐसा कोई भी बैलगाड़ी में बैठ के चले जाते हो। ओके। तो उनकी बॉडी में जो स्ट्रेन आ रहे हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं इससे। देन शोका भारा वाहना भिगादा। भारा में क्या है, वो मजदूर की काम करते हुए एक्स्ट्रा का वजन उठाते हैं। हमेशा थोड़ा वो लोग इतना मतलब फिनेंशियली इश्यूज कभी रहते हैं। और गर्भपात आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉमन होते हैं यहाँ पे, थोड़ा वो अबॉर्शन केसेस भले कभी कभी वो स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है। ओके। अतिकर्षणा बहुत रिलेटेबल पॉइंट है। बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो आते हैं वो बहुत स्लिम रहते हैं, मतलब बहुत वजन भी उनका 30-40 के आसपास रहता है। तो आप देख लीजिए, यू कैन, या कि जो इस गाँव की एक पेशेंट को इमेजिन करो, और फिर आप ये सारे सिम्टम्स पढ़ो, तब जाके आपको ये इमेजिन करके वो पेशेंट नजर आ जाएंगे। और लिटरली यहाँ पे हमारी क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वहाँ पे ये जो रक्त प्रदर केस शायद इसी से बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके। आई होप इट्स क्लियर, श्लोक भी समझ में आ गया होगा। दोनों रेफरेंस हमने बता दिया। जब आप मीनिंग पढ़ने के बाद दोबारा श्लोक पढ़ के देखो, आपको ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। ओके। चरक और माधव निदान का श्लोक हमने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये दिखाया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे ये जो रक्त प्रदर ऐसे सिम्टम दूसरी डिसीज के साथ भी हो सकते हैं, या दूसरी कंडीशंस के साथ भी हो सकते हैं। जैसे पित्त वृद्धि में भी बताया रखा है। अस्त्रग ये अति अस्त्रग या फिर अति श्रवण जो भी वेड वगैरह आएंगे वो यही डिसीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट सेकंड वन में रक्त दोष विकृति, हमेशा रक्त दोष विकृति में देखो, वो फर्स्ट लाइन की फर्स्ट श्लोक में देखो, रक्त पित्तम अस्त्रग दरम, या फिर थर्ड लाइन में देखो अस्त्रग दरह, रक्त प्रदोषज रक्त पित्तम अस्त्रग दरह। तो यहाँ पे जो ऑथर ने थोड़ा कंपैरिजन जैसा किया है कि अलग अलग डिसीज में, अलग अलग जो डिसीज है वहाँ पे रक्त प्रदर आज ए सिम्टम या फिर आज ए एसोसिएटेड डिसीज कहाँ कहाँ पे आ रहा है ये बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके। तो एक बार ये चार्ट बस ऐसे एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके। आप लोग सिर्फ वो निदान और इस चीज में याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, संप्राप्ति। ओके। रक्त प्रदर की संप्राप्ति, तो हमने फर्स्ट श्लोक जो पढ़ा था उसकी लास्ट लाइन में देखो, चरक वाला निदान जो बताया था वहां पे देखो कुपितो अनिला तक बताया था हमने, तो इसकी कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट श्लोक। ओके। शुक्तमस्तु सुरादिनी, ये जो लाइन है इसके लास्ट में कुपितो अनिला तक बोला था, तो इसकी कंटिन्यूएशन बता रहे हैं यहाँ पे। चलो, कुपितो अनिलः रक्तम प्रमाणम, ओके, उत्क्रम्य गर्भाशय गताशिरः रजोवः समाश्रित्य रक्तमादाय तत् रजः यस्मात् विवर्धयत् आशुः।
ओके, ये भी चरक चिकित्सक श्लोक है और इसमें ये बता रहे हैं कि रक्त प्रदर की संप्राप्ति क्या होता है। ओके, ये श्लोक का मीनिंग ऐसे फ्लो चार्ट जैसे नीचे लिखा है। तो एक बार मीनिंग देखो पहले। आहार विहार, जो भी अभी निदान में बोला था, आहार विहार या फिर मनो रिलेटेड शोगा वगैरह हमने बोला था, तो जो भी रीजन है, तो ये सारी निदान की वजह से जब वात की विशेषण विकृति होते हैं, ओके, तो वात जो है अफेक्ट्स द गर्भाशय गतशिरा। नेक्स्ट पॉइंट में कि देखो गर्भाशय गतशिरा में अफेक्ट करेंगे और रक्त वृद्धि होंगे यहाँ पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रक्त वृद्धि होते हैं और रजोवह स्रोतस की वृद्धि होते है। उस वजह से जब रजोवह स्रोतस की वृद्धि होते है तब रजो वृद्धि होता है। पहले रक्त वृद्धि हुआ था, देन रजो वृद्धि हुआ, मतलब क्वांटिटी वाइज वो बढ़ गया, तब जाके रक्त प्रदर डिसीज जो है वो क्लिनिकली होगा। ओके, तो मीनिंग पढ़ने के बाद और एक बार श्लोक देखो। रक्तम प्रदरम रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्य गर्भाशय गता शिरः रजोवः समाश्रित्य रक्तमादाय तत्रजः यस्मात् विवर्धयत आशुः। ओके, तो श्लोक आप देख लीजिए, अगर निदान या फिर कुछ ऐसे मेन क्लिनिकल फीचर्स वाली श्लोक या फिर चिकित्सा सूत्र, ये सब आपको थोड़ा बाय हार्ट रखना होगा, क्योंकि रक्त प्रदर एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इन केस ऑफ एग्जाम्स के टाइम में या फिर आपकी प्रैक्टिस के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है सामान्य लक्षण। अगेन सामान्य लक्षण की श्लोक जो है यहाँ पे फर्स्ट जो डेफिनेशन के टाइम पे मैंने बोला था, वही श्लोक आपको सामान्य लक्षण में भी आएंगे। ओके, तो इसलिए वही श्लोक लिया है, यहाँ पे चरक वाले नहीं लिया है, सुश्रुत वाले श्लोक हमने लिया है। तद एव अधिप्रसंगेन प्रवृत्तम अनृतावपि असृग्धरम विजानीयात् अतो अन्यात् रक्तलक्षणम असृग्धरो भवेत् सर्वम स अंगमर्दः स वेदना। यहाँ पे फर्स्ट दो लाइन है वो इट्स टेल अबाउट व्हाट इज असृग्धरा क्या है, ये बता रहे थे। तो हमने क्या बताया था, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्वांटिटी वाइज या फिर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ज्यादा दिन प्रोलॉन्ग्ड या फिर अति अतिस्रवण हो रहा है रक्त की, तो वो असृग्धरा होते हैं। दैट इज जो लक्ष्य डेफिनेशन है वही है फर्स्ट दो लाइन। थर्ड लाइन में ये बोला है कि उसके अलावा क्या लक्षण होगा। सबसे मेन लक्षण क्या है, एक्सेस ब्लीडिंग ही सबसे मेन लक्षण है। उसके साथ सर्व स अंगमर्दा, अंगमर्दा मीन्स जो बॉडी पेन होगा, स अंगमर्दा उसके साथ बॉडी पेन भी होगा, और सवेदना पेन होगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट जो लक्षण है अलग अलग आ जाए, इसके लक्षण एक बार इकट्ठा किया है, तो इसमें एटलीस्ट पॉइंट्स याद रखना। रक्त अधिप्रवृत्ति वो तो सबसे मेन सिम्टम होगा, एक्सेसिव परवेजेनल ब्लीडिंग। ओके, ऋतो अधिप्रवृत्ति मीन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेसिव परवेजेनल ब्लीडिंग। रक्ताधिप्रवृत्ति, ऋतोधिप्रवृत्ति, अनृता अल्प दीर्घकाल रक्त प्रवृत्ति। दीर्घकाल रक्त प्रवृत्ति ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको अभी तक तो इस और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। दीर्घकाल एक्सेस प्रवृत्ति रक्त प्रवृत्ति में ज्यादा दिन तक रहना, जिन किसी का साइकिल जो है वो कभी कभी ऐसा होता है, पेशेंट आके बोलते हैं कि ब्लीडिंग जो है एक बार शुरू हो गया तो 8 दिन 10 दिन तक चले जाते हो। ओके, तो पहले जब अगर आपने ये क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा पेशेंट ऐसे ही बोल रहे हैं, लिटरली ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं आपको पास। ओके, तो दीर्घकाल रक्त प्रवृत्ति, उसके साथ अंगमर्द, वेदना, अधोवंक्षणदाह, ओके, श्रोणी पृष्ठ वृक्क वेदना। आई होप इसमें सारे टर्म्स जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, हम उसमें और डिटेल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रक्त प्रदरा, वो भी सिंपल है। चरक एटलीस्ट यहाँ पे सारे आचार्य इसका एक ही ओपिनियन है। चरक ने बोला चतुर्विधम व्यासतस्तु वादाद्य सन्निपातन। ओके, ये तो आपको पता है, वादाद्य मीन्स वादा एंड एक्सेट्रा, मतलब वादा पित्त कफ एंड सन्निपात। नेक्स्ट क्या है, वो चरक की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट सुश्रुत ने भी बोला है त्रयाणाम अपि दोषाणाम, त्रयाणाम अपि दोषाणाम मीन्स फर्स्ट तीन कैटेगरी जो है दोषाणाम, दोष से रिलेटेड। ओके, शोणितो अभी सर्वशः, मतलब ये जो डिसीज है रक्त प्रदर शोणिता, ये त्रयाणाम अभी दोषाणाम और सर्वशः, सर्वशः मीन्स सन्निपाता। ओके,
ये दोनों आचार्य के ओपिनियन में चार चार टाइप्स ही होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ओके, क्लासिफिकेशन देखिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वातज अस्त्रक के बारे में। निदान क्या है? रुक्ष आदि गुणयुक्त पदार्थ सेवन। ये हमेशा आपको ना इसमें थोड़ा आपकी जो नॉर्मल वात पित्त कफ की जो युक्ति है वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए आपको एक तो पढ़ने में आसान होगा मगर उतनी जल्दी भूल भी जाएंगे क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, हर ये जो टोटल केस है, आप कहीं ना कोई पेशेंट को माइंड में इमेजिन करके उसके साथ पॉइंट्स पढ़ लो, तब आपको याद रहेंगे। ओके, ये तो कॉमन निदान हो गया। रोगशादि गुणयुक्त पदार्थ सेवन से वात वृद्धि होगा, और उससे जो वात वृद्धि होने के बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होना चाहिए था वो विथ होल्ड हो रहा है, मतलब वो रोका जा रहा है। उस वजह से जो डिजीज हो रहा है उसको वातज आश्रित जरा बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चरक ने उसके बारे में क्या बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ रक्त प्रदर्शन, ये श्लोक दोबारा यहाँ पे दिया है, क्लासिफिकेशन वाला श्लोक। नेक्स्ट लाइन में देखिए, चरक, सुश्रुत और माधव निदान तीनों का दिया है। ओके, जो भी आपको इजी लेंगे कोई एक याद रखिएगा तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है कि वातज अस्त्रधर के बारे में क्या बोला, वही स्लाइड में हमने वो श्लोक भी दे रखा है। चरक चिकित्सा वाले, ये जो अस्त्रधर इंडिविजुअल दोष के साथ जब आएंगे, मतलब वातज, पित्तज, कफज के और सन्निपातज के जो है चरक ने बहुत डिटेली उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और अच्छी बात है कि आपका चरक वाली टॉपिक में भी आएंगे तो दो दो बार पढ़ेंगे, आपका एग्जाम में भी आपको थोड़ा आसान पड़ेगी। ओके, तो मीनिंग देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल सब टाइप के लिए दो निदान और फिर उसका सिम्टम्स क्या है। ओके, ये जिस समय उसे शुरू करने से पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमने बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देख लिया जहाँ पे दोषज इन्वॉल्वमेंट है, और जब वो रिलेटेड टू ब्लीडिंग या कोई भी टाइप का सिक्रीशंस है या छर्दी होता है, तो उसमें क्या है, पहले ये बताएंगे कि वो दिखेंगे कैसे। वो जो वोमिटस हो गया या फिर जो ब्लीडिंग हो गया या फिर अतिसार है, तो फिर इस टाइप की जो जो बाहर निकल आया, क्योंकि उस टाइम में क्लिनिकल असेसमेंट ऐसे ही करते थे। जो भी विजिबल सिम्टम्स है, पेशेंट ने अगर ब्लीडिंग हो गया पेशेंट को, तो वो पेशेंट खून को असेस करते थे, मतलब ये कैसे दिखते हैं, उसमें क्लोट्स है क्या, या फिर इसकी टेम्परेचर कैसा है, पेशेंट को इसके साथ और क्या दिक्कत हुआ। ओके, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हो गया, यही होता है। ओके, तो उस टाइम की क्लिनिकल असेसमेंट मतलब दोष इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए उन्होंने शायद ये जो एक्सेस फ्लो होता था वो ब्लड फ्लो को असेस करते थे। ओके, तो यहाँ पे देखो, रूक्षादिभिर मारुतस्तु रक्तमादाय पूर्ववत् कुपितः प्रदरम कुर्यत् लक्षणम तस्य में शृणुः फेनिलम तनुरूक्षम। वर्ड्स आपको फेमिलियर है, फेनिलम तनुरूक्षम च श्यावम च अरुणमेव च किंशुकोदक संकाशम सरुजम व अथ निरुजम। ओके, कटि वंक्षण हृत् पार्श्व पृष्ठ श्रोणिषु मारुतः कुरुते वेतनं तीव्र मेदत् वातात्मकं वितु। ओके, टर्म्स बहुत फेमिलियर टर्म्स है आपके लिए। आई डोंट थिंक उसमें कोई नया अच्छा एक नया वर्ड यहाँ पे आया, फोर्थ लाइन, किंशुकोदक संकाशम। ओके, मीन्स पराशा फ्लावर जो बोलते हैं उस किंशुकोदक संकाशम, उसकी यहाँ पे टोटल जो है वातज रक्त पित्त अस्रक दर में जो भी सिम्टम्स बोलेंगे, इट्स ऑल अबाउट द ब्लड फ्लो, वो कैसे होंगे, मतलब सरुजम पेन के साथ, व अथा निरुजम, मतलब सरुजम व निरुजम भी हो सकते हैं, या सरुजम अथा निरुजम, पेनफुल भी हो सकते हैं, विदाउट पेन भी हो सकते हैं। और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या होगा, कटि वंक्षणा हृत पार्श्व पृष्ठ श्रोणिषु मारुतः। यहाँ पे ये सारी एरिया, कटि प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में, हृत के एरिया में, हार्ट के एरिया में, और पार्श्व दोनों फ्लैंक्स में, पृष्ठ, ये सारी एरिया पे वेदना हो गया पेशेंट को। ओके, और ये नेक्स्ट एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। लक्षण जो है यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा है, फेनिला तनु रूक्ष स्रावा। ओके, यहाँ पे आपको बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, आपको वो जो माइन्यूट डिफरेंसेस है बिटवीन दिस श्लोक या फिर दोष इन्वॉल्वमेंट, वो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे फेनिल तनु रूक्ष स्रावा श्याव अरुण वर्ण स्रावा किंशु गोदक समकाशा। समकाशा हमेशा जो है सिमिलैरिटी बताते हैं, तो यहाँ पे किंशु गोदक समकाशा मीन्स पलाश पुष्प जैसा
दिखेंगे। ये जो पलाश फ्लावर आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत कॉमन है, अपने एरिया में बहुत कॉमन है रेड फ्लावर्स जो है। तो कलर ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इट्स नॉट वेरी डार्क एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा जो कलर है वो सिमिलैरिटी बताया यहाँ पे। और कटी वंशना हृत पार्श्व पृष्ठ योनि वेदना, ओके, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तीव्र वेदना, एक्सेसिव पेन, एक्सेसिव जो ड्यूरिंग द फ्लो जो है पेशेंट को एक्सेस पेन होंगे, ओके। और सुश्रुत ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोला है, जैसे परुष और अस्कंदी। ये जो उन्होंने वातज और पित्तज में भी बोला है, अस्कंदी मीन्स जो ब्लड निकल आया है वो क्लोट नहीं होता है, ओके, वो क्लोट नहीं करेंगे। और वाग्भट ने क्या बोला है, अच्छम लोहगंधी वेग स्रावी शीता। अच्छम मीन्स जो है वाटरी रहेंगे, थोड़ा पतला जैसे रहेंगे। ऊपर चरक ने बोला था तनु, या फिर तो सारी वेट का मतलब एक ही है, तनु है, वो जो ब्लड है जो नॉर्मल ब्लड की कंसिस्टेंसी से और पतला रहेंगे, वाटरी रहेंगे, ऐसे लेंगे पानी मिला हुआ है। और लोह गंदी, उसमें आयरन की स्मेल होंगी। वेग स्रावी, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रहेंगे और फ्लो जो है ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो क्लोट नहीं हो रहे ना। और शीदा, शीदा कंपैरेटिवली इट्स नॉट कि खून जो है ठंडा रहेगी, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होने चाहिए नॉर्मल पित्त की कंडीशन में वो नहीं होगा, उससे थोड़ा ठंडा होगा, ओके। दैट्स अबाउट द वादच असरक दरा नबी। पित्तज में देखिए निदान सेम है, जो जनरल पित्त वृद्धि का निदान बोला है यहाँ पे, अम्ल उष्ण लवण क्षार गुण युक्त सेवन। लक्षण यहाँ पे देखो नीला पीता ये तो आप यू कैन थोड़ा अपनी युक्ति से भी लिख सकते हैं ये पॉइंट्स तो, ओके। नीला पीता सीधा रक्तस्राव, अत्युष्ण रक्तस्राव, नित्य रक्तस्राव, ओके। अत्युष्ण रक्तस्राव, वहाँ पे शीत रक्तस्राव बोला था, यहाँ पे अत्युष्ण रक्तस्राव, नित्य रक्तस्राव मतलब बहुत लॉन्ग चलेंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होते रहेंगे उनको, या ब्लीडिंग होते रहेंगे। और मुहुर मुहुर रक्तस्राव, हमेशा पित्त के आते हैं तो वो उसकी फीचर्स जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे मुहुर मुहुर रक्तस्राव हो रहा है। पित्त जसरक का श्लोक नहीं बोला था, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ओके। अम्ल उष्ण लवण क्षारे, सेम मीनिंग से ही श्लोक बना है। अम्ल उष्ण लवण क्षारे पित्तम भृगुविदम यतः पूर्ववत् प्रदरम कुर्यात् पैत्तिकम लिंगदः शृणुः। सनीलम अथवा पीतम अत्युष्णम असिदम तदा नितांत रक्तम, ओके। स्रवति मुहुर्मुहुर रथार्ति मत, दाह राग तृष्णा मोह ज्वर भ्रम समायुतम। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है बताया यहाँ पे, दाह राग तृष्णा मोह ज्वर भ्रम, ओके। हसृत दरम पैत्तिकम स्यात्, ये होता है पित्तज रक्तस्राव की फीचर्स, ओके। कफज रक्तस्राव कफज असृत दर की भी श्लोक यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज में आपको उसका मीनिंग समझाएंगे। सर ये नितांत का मतलब कंटिन्यूसली, हाँ, नितांत रक्तस्राव के मतलब वो कंटिन्यूस रक्तस्राव रहेंगे यहाँ पे, ओके। कफज असरक दर की जब बात करें यहाँ पे देखो, गुरुवादिभिर हेतुभिश्च पूर्ववत् कुपितः कपः कपः, ओके। पिच्चिलम, यहाँ पे क्वालिटीज बता रहा है, पिच्चिलम पांडुवर्णम च गुरु स्निग्धम च शीतलम। जो ब्लड फ्लो होगा वो जो है पिच्चिलम पांडुवर्णम च गुरु स्निग्धम च शीतलम, ओके। यहाँ पे भी वही चरक वाले श्लोक आप लोग दो तीन बार पढ़ लीजिए, शायद अगर याद रख सकते हो तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, नहीं तो अपना जो मीनिंग्स लिख दिया है अलग से, उसमें भी सेम टर्म्स यूज किया है। नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूँ, पित्त वाली कंटिन्यूएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ पेज है, वहाँ पे पित्त की सिम्टम्स कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो फिर। तो उससे प्रीवियस पेज में देखिए, लास्ट लाइन में हमने क्या बोला था, पित्त जास्त्रिक दल के लक्षण में मुहुर मुहुर रक्तस्राव बोला था। उसके बाद दो श्लोक वाली पेज स्किप करके तीसरी लाइन में आ जाइए, आरती दाह राग तृष्णा मोह ज्वरा, ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है। और सुश्रुत ने एक्स्ट्रा क्या बोला, सॉरी, पिपीलिका माक्षिका अनिष्टा,
मतलब पिपीलिका माक्षिका जो है वो अनिष्ट होगा, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होंगी टुवर्ड्स दिस ब्लड। और आस्कंदी, सेम वो वर्ड जो हमने बोला था, इट डू नॉट क्लोट। ओके। और वाघबन ने कुछ सिमिलीज बताया यहाँ पे। ग्रहधूमा अंजना मिक्स वाटर, ऐसा लगता है कि ग्रहधूमा या फिर अंजन पानी में मिला हुआ है, क्योंकि ब्लैकिश होते हैं ना यहाँ पे, इसलिए वो एग्जाम्पल दिया है। मत्स्य गंधी, सचंद्रगा, मतलब यहाँ पे इसमें क्या है, कुछ फ्लोटर्स जैसा या फिर थोड़ा शाइनिंग टाइप का दिखेंगे। और गोमूत्राभा, मतलब ये जो है गोमूत्र जैसा, जहाँ पे ये जो सिमिलीज है ये सारे, वन सेकेंड वही बोल रहा हूँ, जब उस टाइम में ऐसे हर चीज को जो क्लिनिकली ज्यादा सिमिली से बताते थे कि इस जैसा दिखेंगे, इस जैसा दिखेंगे, क्योंकि आपको शुद्धार्थों में भी बताया, बहुत सारे सिमिलीज बताया है। ठीक है। तो कफज असृक दर की मीनिंग में देखो, निदान जो है गुरुवादि गुण युक्त पदार्थ की सेवन, और लक्षण क्या होगा, पिछला गुरु स्निग्ध पांडुवर्ण रक्तस्राव। ओके। और शीतल रक्तस्राव, घन मंड रुचाकर रक्तस्राव। घना मीन्स जो थिक रहते हैं वहाँ पे, और रुचाग्र पेनफुल होंगे यहाँ पे। छर्दी अरोचक हृल्लास श्वासकासा, ये जो है हमेशा कफ वृद्धि की लक्षण से एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। ओके। ये जो है अपर रीजन्स की, बॉडी के अपर रीजन्स की सिम्टम्स है, छर्दी अरोचक हृल्लास श्वासकासा। और सुश्रुत ने क्या बोला है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, गहरी गोद का, मतलब गहरी का आपको पता है, गहरी जो है वो पानी में जैसा मिलाते हैं वैसे कलर दिखेंगे। और मांसक पेशी प्रभा ऐसे दिखेंगे कि वो खून में कुछ मांसपेशी जैसे मसिल फाइबर्स जैसा कुछ है, जैसा कुछ छोटे धागा धागा जैसा कुछ है, ऐसे दिखेंगे। और वागवट ने क्या क्या बताया है, तो कोविदार पुष्पक से सिमिली बताया है। तनुयुक्त, सॉरी तंदुयुक्ता, ये ऊपर बोला था सुसन ने मांसपेशी प्रभा, ये टर्म्स थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे मांसपेशी प्रभा बोला था, यहाँ पे तंदुयुक्ता। ओके, मतलब फाइबरस जैसा दिखेंगे। और व्रणद्वरा वसा, तो इसमें क्या है, ऐसे दिखेंगे वो सरफेस में चिपक जाए, जैसे व्रण से जो वसा फैट वगैरह जो दिखते हैं वो जैसे चिपक जाते हैं, वैसे ये स्टिकी इन नेचर होगा। ओके। और माधव निदान ने क्या सिमिली दिया है, शाल्मल्यादि नित्यास जैसे दिखेंगे। और पुलाग तोय प्रतिमा, इतना नहीं, आप कुछ कुछ तो याद रखिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम, हमें ये क्या बोलते हैं, जैसे मॉडर्न टर्म्स में नहीं, इसलिए आपको इंटरेस्ट कम होगा, वैसे नहीं सोचना है, क्योंकि क्लिनिकली जब इतनी साल पहले, इतनी इतनी लाइक टाइम पहले, ये इन्होंने बहुत सारी कोशिश इसे किया है कि क्लिनिकली हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके। ताकि इसका कलर देखो, कलर वगैरह हम आजकल जैसे कलर कोडिंग वगैरह बताते हैं, इससे कितना अच्छा है, जो हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या दिखेंगे, शाल्मली निर्यासा, जिन जो भी शाल्मली देखा हुआ उनको उसकी कलर पता रहता है। और गैरी का सबने देखा होता है। और मांसपेशी की टेक्सचर क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने सिमिली से इसलिए बताया कि जो भी चिकित्सा करेंगे उन्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे कफज असरक धर्म में रक्त स्राव जो ब्लीडिंग हो रहा है उसकी कैसे सिम्टम्स है, यह आचार्य ने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है। अदिति गोयल, विल डिस्कस दैट लेटर, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सन्निपात शास्त्रक धरा। ठीक है। जैसे आपको पता है, इसमें हमेशा जो तीनों दोष की मिक्स सिलेक्शन होगा। ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर ये माधव निदान का वो दूसरा वाला पॉइंट क्या है? विच वन? सर ये पुलाग नोए प्रतिम। पुलाव तोय प्रतिमा, वो उन्होंने एक सिमिली दिया है, तो एग्जैक्टली पुलाव की क्या मीनिंग है वो फिर टीका वगैरह देखना पड़ेगा। ओके। तो जो आप लोग फेमिलियर है वो याद रखिए, जैसे शाल्मली निर्यात से आपने फेमिलियर होगा आपको। ओके। शाल्मली हाँ सर। जो रसिन है तो वो याद रखिए, ये जस्ट इन टर्म्स ऑफ थियरिटिकल पार्ट में याद रखिए। ओके। नेक्स्ट जो है सन्निपात, ओके सर। या प्लीज, सन्निपात शास्त्र तरह की संप्राप्ति और निदान वगैरह जो है वो तीनों दोष की मिक्स रहेंगे। और लक्षण में देखो यहाँ पे
ये यहाँ पे सन्निपात, नॉर्मली सन्निपात में तीनों दोष की सिम्टम्स आपको मिक्स मिलेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा वो पित्त वाले सिम्टम्स थोड़ा ज्यादा दिखेंगे आपको। ओके, तो दुर्गंधा, पिच्छिला, विदग्ध रक्तस्राव। ओके, थोड़ा सा वो जैसा पित्त में हमें देखने मिलता है वैसी सिम्टम्स है। दुर्गंधा, पिच्छिला, विदग्ध, मतलब ऐसे जला हुआ स्मेल, ऐसे रक्त की कलर और ये सब ऐसे दिखेंगे। पित्त रक्तस्राव, सॉरी, पीत रक्तस्राव होगा। सर्पी मज्जा वसा रक्तस्राव, यहाँ पे आपको उसके सर्पी मज्जा वसा मतलब वो जो कंसिस्टेंसी होता है, जो ब्लड फ्लो होगा उसमें बहुत सारे ऐसा, जैसा हम बोलते हैं ना कि म्यूकस या म्यूकोप्यूरुलेंट होता है, उसमें क्या है, प्यूरुलेंसी मीन्स उसमें थोड़ा ऐसा घी जो दिखता है आपको, नॉर्मल घी में भी थोड़ा सा उसमें जो सब रेत जैसा कुछ दिखता है, वो होता है सर्पी मज्जा वसा रक्तस्राव की सिमिली बताया यहाँ पे। और वेगस्रावी, जो फ्लो जो है बहुत स्पीड में होगा। और निरंतर स्राव, यहाँ पे भी निरंतर स्राव जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो रहेंगे। और तृष्ण दाह ज्वला, यहाँ पे भी देखो पित्त वाले सिम्टम्स थोड़ा यहाँ पे ज्यादा है, भले ही सन्निपात है मगर यहाँ पे पित्त वाले सिम्टम्स थोड़ा ज्यादा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और सुश्रुत ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या बोले, कांची युक्त रक्तस्राव एंड दुर्गंधी। कांची युक्त, इट्स नॉट कि कांची मिला हुआ है, वो सब सिमिली है। उसमें कुछ ग्रुअल जैसा दिखेंगे, उसमें कुछ कंडेंस दिखेंगे आपको। और वाघमन ने क्या बोला है यहाँ पे, कामश्य नीला, कामश्य जो है ब्रॉन्ज की जो कलर है, तो इसमें बहुत सारे उन्होंने सारे चीजें सिमिली से ही बताया हुआ है। ओके, कामश्य नीला एक अलग से वाघभट ने एक्सप्लेन किया है। और माधव निदान ने क्या बोला है, हरिताल वर्ण जो होगा। और मज्जा प्रकाश है, मतलब जैसा ऊपर बोला था वसा मज्जा होता है, वैसे यहाँ पे भी मज्जा प्रकाश है, मतलब मज्जा जैसे होंगे। और कुणबगंधी, जो स्मेल होगा वो प्यूट्रिड स्मेल होगा। ओके, और लास्ट द्विदोषज में क्या बोला है, द्विदोषलिंगम सम सृष्टम, मतलब जो कंबाइंड फीचर्स होते हैं, भले ही 4 टाइप्स का ही है, मगर क्लिनिकली आपके पास ऐसा नहीं कि कोई भी सिंगल दोष को लेके नहीं आएंगे पेशेंट, तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ दोष भी मिल सकते हैं। ओके, ये मतलब है आचार्य सुश्रुत का। So till now we have seen different subtypes and its features of Raktapradara, like Vadaja, Pittaja, Kapja and all subtypes and its features we have seen. Now we are talking about the Sadhya Sadhida of Raktapradara. According to Acharyas, Sannibhadaja Asrigdara is incurable. Okay, a continuous bleeding, the pradara where there is continuous bleeding, and if the pradara is associated with some other features like Trishna, Daha, Jwara, Durbala, Andhakara Darshanam, and Shwasa, etc., are also considered as incurable. So when we see clinically, so you have seen cases of patients who lost so much of blood. Okay, so देखिए there will be cases, you might have seen patient lose so much of blood and they feel kind of giddiness. Okay, so the andagara darshana and the shwasa, why when there is too much blood loss, there will be shwasa, patient will have difficulty in for intake of breath and durbalata, the weakness. All those are considered as the asadhya lakshanas of रक्तप्रतला। ओके, सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, तो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब काफी खून ऑलरेडी पेशेंट की शरीर से गया है, तो हमें एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। ओके, और कुछ उपद्रवास बताया है, जैसे कि दौर्बल्यता, श्रम, मूर्छा, तमस, दाह, प्रलाप, पांडुता एंड तंत्र। देखो ये भी पांडुता और ये सब मूर्छा, ये सब क्या है, व्हेनेवर यहाँ पे भी सीवियर ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट के शरीर में हम ये सारी फीचर्स हमें देखने मिलेगा। ओके, और वात रोग कैसे है, यहाँ भी धातु क्षय होता है, धातु रक्त हो या कोई भी धातु क्षय होते हैं, या फिर कोई दोष की एक्सेस, जैसा पित्त या कफ की एक्सेस क्षय होता है, वहां पे वात बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वात रोग भी आचार्य ने आशु उपद्रव में बताया है।
तो अब हम देखते हैं कि चिकित्सा सूत्र में क्या बोला है। तो चरक चिकित्सा के हिसाब से, चरक चिकित्सा 5th चैप्टर के हिसाब से, रुधिरो अधिप्रवृत्ति तो रक्त पित्त हरि क्रिया कार्य वात रुक अर्थया सर्ववाद हरि पुनः। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट में दो प्रोटोकॉल है। एक तो फर्स्ट वन कि हमें रक्त पित्त जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, मतलब जब भी रुधिर आदि प्रवृत्ति होते हैं हमें रक्त पित्त हरे जैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वात से जो रुक और अर्थ होते हैं, माने जो पेन और जो अदर डिफिकल्टीज वात वाले फीचर्स हो रहे हैं, तो वो कम करने के लिए हमें सर्ववात हरि क्रिया करना चाहिए। मतलब कोई भी सारे वात शमन करने वाले चिकित्सा हमें करना चाहिए। तो ये बताया है चरक चिकित्सा में। ओके, तो चरक ने और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बोला है। ये देखिए यहाँ पे और कुछ डिसीज यहाँ पे रेफर किया है, जैसे कि रक्तादिसारिणाम यच्च तथा शोणित पित्तनाम रक्तार्शसां च यत् प्रोक्तम भेषजम तच्च कारेत। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू चरक चिकित्सा 30th चैप्टर के हिसाब से चरकाचार्य ने क्या बोला है, तो रक्तादिसारिणाम मतलब रक्तादिसारा, जैसा ऊपर बोला था रक्त पित्त जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, यहाँ पे बोला है रक्तादिसार जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। और शोणित पित्तनम, ओके, रक्त पित्तम, शोणित पित्त और रक्त पित्त एक ही है, रक्तार्शसा। ओके, ये सब अलग अलग डिजीज से दिया है कि अगर आप इन जनरली देखेंगे सारे डिजीज जो है, रक्तादिसार हो गया, रक्त शोणित हो गया, हाँ, अधोग रक्त जो है, रक्त आर्शस जो है, ये सारी केसेस ऐसे है कि जहाँ पे शरीर से एक्सेस ब्लड लॉस होता है। ओके, तो ये उन्होंने ये बताया कि जब अगर कोई पेशेंट में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थ्रू परवजेनल रूट, तो उनमें ये सारे ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं, जो हमने ये ऑलरेडी दूसरी डिजीज में बता रखा है। ओके, और सुश्रुत आचार्य का भी एक्सप्लेनेशन है, मगर आप लोग बाय हार्ट करने के लिए ये जो चरक वाले श्लोक याद रखिए, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे, जैसे कि आपने चरक में भी पढ़ा है। ओके, तो जैसे सुश्रुत आचार्य ने बोला है, तेषा यथासम संशोधनम क्षपणम च क्षय विरुद्धे क्रिया विशेषे प्रगुर्भिता। ओके, तो आप लोग ये फर्स्ट और थर्ड श्लोक बाय हार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। एक तो रक्त स्थापन द्रव्य माने जो हीमोस्टैटिक मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जिससे ब्लीडिंग रोक जाएंगे। ओके, वैसे मेडिसिन हमें यूज करना चाहिए। और योनि व्यापक चिकित्सा हम कर सकते हैं। ये सब एक्चुअली सामान्य चिकित्सा बता रहे हैं। ओके, जनरली हम क्या क्या कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट अभी हमने जैसा बताया था, ट्रीटमेंट सिमिलर टू रक्तादिसारा, रक्त पित्ता, रक्त अल्सर्स या गुह्य रोग या रक्तस्राव, सॉरी गर्भस्राव, ये सब हम कर सकते हैं। ओके, गर्भस्राव में भी हमने ऑलरेडी वो चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। गर्भस्राव में क्या बताया है, गर्भस्राव में एक्सेस ब्लीडिंग होते हैं एज ए मेन फीचर। ओके, तो यहाँ पे भी जो भी हमने ट्रीटमेंट गर्भस्राव के लिए सीख रखा है, वो हम इसी पेशेंट में भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि और एक ओपिनियन है, अगर पेशेंट की उम्र कम है या उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, तो उन पेशेंट में हम अधोग रक्तपित्त वाली चिकित्सा दे सकते हैं। ओके, तो रक्तपित्त का ट्रीटमेंट अगर आपको याद है, तो इसमें क्या है, हमेशा जो प्रतिलोम गति वाला ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अगर जब अधोग रक्तपित्त होता है, हम उनकी प्रतिलोम गति, मतलब जो गति रक्तपित्त की अलग अलग गति होता है, अधोग, ऊर्ध्व गति, तिर्यक गति, तो जो भी गति उससे ऑपोजिट है वैसे गति देना चाहिए। जैसे अधोग रक्तपित्त हो गया, तो वहाँ पे हम वोमन जैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, और यूसुफ वस्ती भी बताया है एंड विरेचना भी बताया। ओके, विरेचना और वस्ती वगैरह हमें तब करना चाहिए जब पित्त शामन जनरली हमें कम करना है। अब देखिए सामान्य चिकित्सा में उन्होंने और कुछ ओपिनियंस दिया है, जैसे बाह्य प्रयोग के लिए माने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू महाप्रकाश एंड योग रत्नाकरा, एक रूट बोला है, एक मतलब एक प्लांट है जिसे व्याकरण नकी बोल के एक प्लांट है, उसका जो रूट पार्ट है वो पेशेंट की वेस्ट पर हमें कमर एरिया में बांध के रखना चाहिए। ओके, और वो कैसे होना चाहिए, वो तो सेक्रेट प्लेस में, सेक्रेट प्लेस से हमें लेना चाहिए वो रूट। और वो एक स्पेशल डे होता है, एक स्पेशल दिन होता है, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के दिन में हमें वो
मेडिसिन कलेक्ट करना चाहिए। ओके, सॉरी। उन्होंने ये भी बताया कि शतपुष्प तैल से हमें नस्य और अभ्यंग भी करना चाहिए। ओके, जैसे दो तैल बोला है कि एक तो शतपुष्प तैल है और एक शतावरी तैल भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बताया है, ये सामान्य चिकित्सा में। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ बस्ती प्रयोग। ओके, बस्ती प्रयोग में क्या है, उत्तर बस्ती के लिए बोला है, वो कब करना चाहिए, ऋतुकाल में। ऋतुकाल में क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऋतुकाल के टाइम में जो पेशेंट की जो चैनल्स है, जो ब्लीडिंग चैनल जो है वो ओपन रहेंगे, और इस वजह से उस टाइम में मेडिसिन देने से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर इमरजेंसी है तो हमें ऋतुकाल तक वेट नहीं करना है, हम कभी भी दे सकते हो। ठीक है, और कुछ आस्थापना बस्ती भी बोला है, और कुछ बस्तियां बोला है जैसे कि रासनादि आस्थापना बस्ती, चंदनादि निरूढ़ बस्ती, मधुकादि अनुवासना बस्ती। ओके, ये सब देखिए, चंदना और मधु का सब पित्त शामन और रक्त संबंध औषध है। चंदन आपको पता है रक्त स्तंभन औषध है। ओके, नेक्स्ट, जब हम क्वाथ या काढ़ा के बारे में देखें तो दूरवादी काढ़ा, एक्चुअली दारुई नहीं, दूरवा है। दातकी, हुगी क्वाथ, दातकी आपको पता है, दातकी जो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं आपको पता है। पूगी क्या होता है, जो अपना सुपारी जो प्लांट है उसकी क्वाथ। ओके, एलादी क्वाथ और नेग्रोदादी क्वाथ, ये अलग अलग क्वाथ पता है। एक्चुअली रेफरेंस में तो बहुत सारा है, मैंने कुछ रैंडमली कुछ सेलेक्ट किया ताकि आपको बहुत सारे योग होगा तो आपको याद करना तकलीफ होगा, इसलिए। तो कल का चूर्ण में कल का चूर्ण में क्या क्या बोला है, एक तो रसांजन, लाक्षा और मेषदूत। ओके, ये कॉम्बिनेशन हम कल्क के रूप में रख योनि कल्क धारण के लिए हम दे सकते हैं। ओके, ये सब वैसे मेडिसिन है जो लोकली ब्लीडिंग कम करेंगे। मतलब जब अपने योनि चिकित्सा की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे बताया था या तो कल्क या फिर पिचू या फिर उत्तर बस्ती बहुत कॉमनली करते हैं योनि रोग में। ओके, योनि या आर्तव रोग में ये दोनों कॉमनली यूज करते हैं। फिर आप देखिए, मधुक, शर्कर और तंडलोदक से कल्क बनाकर हम यूज कर सकते हैं। भारंगी, नागर चूर्ण और तंडलोदक के साथ कल्क बनाकर यूज कर सकता है। और बलामूल कल्क जो है दुग्ध के साथ यूज करना चाहिए। इंद्र या चूर्ण जो है शर्करा के साथ यूज करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसमें कोड वगैरह यूज करके सीखना होगा फॉर एग्जाम पर्पस के लिए और क्लिनिकल पर्पस के लिए। आपको ये जो ड्रग्स जो है इसकी कर्म गुण एक बार दोबारा अपने द्रव्य गुण टेक्स्ट बुक से देख लीजिए, क्या प्रभाव रह रखा है। जैसे लाक्षा है, जैसा बहुत सारे मेडिसिन है, कॉमनली आपको पता होगा, आपने कई अपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा, तो दोबारा एक बार वो जो मेडिसिन है उसकी प्रॉपर्टीज आप देख के फिर उससे कोरिलेट करके पढ़ लीजिए। ओके, और क्षीर प्रयोग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग बताया कि अशोक क्षीर पाक के बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए अशोक क्षीर। अशोक, क्या शोक जो है, शोक जो है लेडीज की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत फेमस ड्रग है। जैसे शतावरी हो वैसे अशोक भी बहुत फेमस ड्रग है। यहाँ पे क्या बोला है, अशोक वल्कलक्वातम वृषम दुग्धम सुशीतलम यथा बलम पिबेत प्रातः तीव्र अस्त्रधर नाशनम। योग रत्नाकर ने बोला है, ये जो रेफरेंस है, अशोक वल्कला से क्वाथ बनाकर श्रुतम मतलब उसको उबालकर दुग्ध के साथ सुशीतलम ठंडा करके, मतलब नॉर्मल जब स्वांगुशीत हो जाएंगे उसके बाद देना है। यथा बलम पिबेत प्रातः, यथा बलम मीन्स दो बला में देखना है, तो रोगी बला देखना चाहिए, मतलब रोगी क्या डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि दूध में हम दे रहे हैं। और रोग बल भी देखना चाहिए, क्या डिजीज बहुत सीवियर है या फिर हल्का है, ये हमें देखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें यथा बलम के हिसाब से पिबेत प्रातः उनको पीना चाहिए। कब पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए। और तीव्र अस्रदर नाशनम, ये जो है ये सीवियर जो अस्रदर है वो भी नाशन करेंगे। अशोक तो बहुत कॉमनली मिलते हैं, आप लोग तो अर्जुन की छाल वगैरह देखा होगा, तो अर्जुन क्षीर पाक जैसे बनाते हैं या लहसुन क्षीर पाक बनाते हैं, वैसा कोई कोई मेडिसिन होता है जिसमें
फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स रहते हैं। तो इसमें जो फैट सोल्यूबल कंटेंट्स रहते हैं वो दूध या इस टाइप की लिक्विड्स में जल्दी निकल आते हैं। जब वो पानी में उबाल देते हैं नॉर्मल काढ़ा जैसा, तो वो नहीं निकल रहे, तो कभी कभी हमें दूध में उबालना पड़ता है। ओके, तो ये एक शीर प्रयोग जो है, अशोक शीर प्रयोग बहुत इजी है। तो आप भी अपनी नॉर्मल जैसे नॉर्मल अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को ऐसी तकलीफ हो रहा है तो आप ये देखिए, अपनी प्रैक्टिस जो है अभी से आप शुरू कर सकते हो। बहुत सेफ होता है ये मेडिसिन। और आंवले देखिए, कुष्मांडा आंवले आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। कुष्मांड का फोटो भी मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर किया है, जो पेठा बोलते हैं नॉर्मली, बहुत कूलिंग रहते हैं शरीर को। और जीरक आंवले है, खंडामलक, व्रत कुष्मांडा आंवले। ओके, फिर कुछ घृत प्रयोग है, बहुत ही यूजफुल है। एक्चुअली ये जितने भी घृत यहाँ पे बताए पित्त से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड या स्त्री रोग में बहुत यूजफुल डिजीज, बहुत यूजफुल मेडिसिन है। जैसे कि बृहद शतावरी घृत, फल घृत, मुद्गाद्य घृत, शाल्मली घृत, शीत कल्याण घृत, महातिक्त घृत, ये शतावरी घृत है। बृहद शतावरी या शतावरी घृत, फल घृत और शतावरी घृत वगैरह जो है गायनेकोलॉजिकल डिसीज में बहुत वाइडली हम देते हैं। और स्पेशली क्लिनिकली महातिक्त घृत का ये जो है, भले ये रक्तप्रद हो या श्वेतप्रद हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मेडिसिन का। तो ये आप शमन की रूप में या फिर शोधन के रूप में किसी भी आप दे सकते हो इसमें। ओके, स्नेहपान करने के लिए भी और शमन औषधि के रूप में नित्य स्नेह के लिए भी आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए तैल में शतावरी तैल और शतपुष्प तैल बताया। शतावरी तैल जो है पाना, पस्ती और अभ्यंग के लिए, और शतपुष्प तैल जो है नस्य, पाना और अभ्यंग के लिए। ओके, तो उसके अलावा रस प्रयोग में भी बहुत सारा रस प्रयोग है, तो मैंने एक दो यहाँ पे सेलेक्ट किया आपके लिए। तो प्रदर, रिपु रसा और भोल परपड़ी। ओके, भोलपद रस, भोल परपड़ी, ये सब जो ब्लीडिंग केसेस में देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम इंडिविजुअल वातज या पित्तज, कफज, आश्रित दर में क्या चिकित्सा देंगे ये हम देखेंगे। ओके, जैसा मैंने बोला था ये चैप्टर आपका चरक में भी आ रहा है, ये सेम चैप्टर तो ऑलरेडी आपका हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगा। ये देखिए, अपनी यहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए। तिलचूर्णम, दधिकृतम, फानिदम, शैकिरी वसा, शौद्रेण संयुतम पेय विवाहता, अस्त्रधर नाशनम। ओके, तो तिलचूर्ण जो है विथ दधि, घृतान, फानिदा एंड मधु, एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पित्त और कफ का श्लोक डाल रखा है, यहाँ पे कफ वाला श्लोक है, देखिए। ओके, और वात में क्या है, वराह मेधा। ओके, वराह मेधस और मांसरस और कुलत्तकवात, ये कॉम्बिनेशन है। वराह क्या है, पिग, पिग है फैट, और मांसरस ओके मीट सूप, और कुलत्तकवात की कॉम्बिनेशन देना चाहिए। नागरा, मधुका, तिला प्लस सीता एंड दधी। ओके, ये भी कॉम्बिनेशन है वातज आश्रित देह में। पित्तज में क्या क्या बोला है, एक तो रक्त पित्त नाशन चिकित्सा हम करना चाहिए, गर्भस्राव हर चिकित्सा करना चाहिए, निम्बा कुडुजी मध्य के साथ, विरेचनावित महातिक्तकृत, वासाग्रत महातिक्तकृत, लाक्षावित अजदुद्धा। ओके, और कफज आश्रित दर में निम्बा गुडूजी मध्य के साथ, मलयू जो है वाइन के साथ, काकजंग मूल रस जो है लौद्र चूर्ण के साथ। ठीक है, और कुछ जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसा कि गर्भस्राव में जो चिकित्सा है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, गर्भस्राव चिकित्सा यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हमें कंप्लीट बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, और हेड जो है लो पोजीशन में रखना है, कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आपको पता है ना क्या है, 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ जो अब्डामन जो है उसमें हमने हाइपोगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ये सब क्या है आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अपने क्लिनिकल क्लासेस में, एनाटॉमी में। ओके, तो उसके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन है, जैसे शतदौत घृत है, सहस्त्रदौत घृत है,
यष्टि मधु सर्पी, ये सब लोकली अप्लाई कर सकते हो हाइपरगैस्ट्रिक रीजन में, ताकि वो ब्लीडिंग रोक देंगे। नेक्स्ट परिचय के लिए, ओके, परिचय देखिए, अगर आप ये दोनों डिजीज में काम आएगा, तो एक तो रक्त प्रदय में आ गया या फिर गर्भस्राव हो गया। जैसे कि ऐसे सिचुएशन आजकल की इसमें कम होता है, जैसे कि मोस्टली ये हॉस्पिटलाइज कर देते। फिर भी सोचो अभी जैसा लॉकडाउन हुआ था या फिर ऐसा कोई इशू हुआ था ना, तो ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास पेशेंट है और आपके पास दूसरा कोई मेडिसिन नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या, गो दुग्ध जो है उससे हमें परिचय करना चाहिए, या नगरोदादि कषाय, या फिर मधुक अम्बु, मतलब मधुक से जो खाद बनाकर उससे हमें परिचय करना चाहिए पेशेंट को। और पीजू के लिए क्या बताया, नगरोदादि गण सिद्ध क्षीर या फिर नगरोदादि गण सिद्ध घृत जो है वो यूज करना चाहिए। और श्रृंग सिद्ध क्षीर और श्रृंग सिद्ध घृत, ओके, और यष्टि मधु सर्पी, ये सब हम पीचू के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पान के लिए क्या बताया, मैंने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्षीर वृक्ष कषाय सिद्ध क्षीरा, ओके, मैंने क्षीर वृक्ष से जो कषाय बनाएंगे उससे सिद्ध क्षीरा, ओके, और शीतल दुग्ध है वो भी हम दे सकते हैं। और योगा, कुछ फेमस या इम्पोर्टेंट योगास बता रहा हूँ, जैसा कि पुष्यानक चूर्ण, चंदनादि चूर्ण, उत्पलादि चूर्ण, शतावरी घृत, रुद्रांतक रस, सर्वांग सुंदर रस एंड रत्न प्रभा गुड़िया, ठीक है। और भी बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन भी आजकल के प्रैक्टिस में है मार्केट में, तो आप अपनी युक्ति के हिसाब से वो दे सकते हो, ओके। तो ब्रदर की अभी जो है चिकित्सा वो हमने डिटेली कवर किया है, जो जो फेमस या फिर जो जो इम्पोर्टेंट या फिर जो जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, योग तो बहुत अच्छा होगा मगर ऐसा सिचुएशन नहीं कि कभी कभी फार्मेसीज नहीं बनाते, तो इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स होगा उसमें, तो हमें क्लिनिकल लेवल में वो बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो हमें फार्मेसी से डिपेंड होना चाहिए। तो कभी वो क्या कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है हमें एक बार देख के रखना है, जैसा कि पुष्याणु चूर्ण है, शतावरी चूर्ण है, ये सब बहुत कॉमनली अवेलेबल है, प्रदरांधक रस है या फिर आपकी फलश्रुति है, तो आपको इसकी योग और उसकी फलश्रुति भी एक बार पढ़ना चाहिए, ओके। तो वो एक तो वो सिलेबस पॉइंट में है अपना, वो बाद में आएंगे, आप अभी से वो श्लोक वगैरह करना शुरू करो, ओके। नेक्स्ट जो है अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में, मतलब इसकी जो मॉडर्न पोर्शन है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग माने मेनोरेजिया, क्या होता है मेनोरेजिया से, एक्सेसिव साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके, ओवर सेवरल साइकिल्स, मतलब एक बार होने से नहीं बताता है कि मेनोरेजिया हो गया, अलग बार बार हो गया है, तो कैसे हो रहा है, एक्सेसिव माने क्वांटिटी में ज्यादा हो रहा है, साइक्लिकल, तो ओके, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ऐसे नहीं कि कभी भी हो गया तो उसको मेनोरेजिया बोलते हैं, सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसी को हम मेनोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। और एवरेज ब्लड लॉस आपको पता है जो एक पेशेंट में 30 to 40 ml होता है, और ज्यादा करके अगर 90% ऑफ लेडीज है उनका भी 80 ml से ज्यादा नहीं होता है, अगर 80 ml से ज्यादा हो गया तो हम उसको मेनोरेजिया बोलते हैं, ओके। और एक टाइम है DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब कभी मेनोरेजिया ही है, अगर कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, तो हम बोलते हैं कि DUB, ओके। और जो 40 से 60% जो केसेस होते हैं वो DUB होता है, मतलब उसमें कोई एग्जैक्ट कॉसेस नहीं पता होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ब्लीडिंग वाले पेशेंट दिख गया, परवेजेनल ब्लीडिंग दिख गया, तो हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये परवेजेनल ही हो रहा है, मतलब कभी GI ट्रैक से भी हो सकता है या फिर यूरिनरी सोर्स पे भी हो सकता है, तो किस वजह से है वो पहले डायग्नोस करना चाहिए, मतलब एग्जामिन करके पता करना चाहिए। उसके बाद ये जो ब्लीडिंग है उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि लोकल पैथोलॉजी या फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि लोकल पैथोलॉजी में आपको पता है पोलिपिया इस टाइप की कोई भी इश्यूज होता है तो वो लोकल पैथोलॉजी हो जाता है, या फिर कोई इंजुरी होता है, ओके। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अभी रक्तस्राव वगैरह हमने ऑलरेडी बोल दिया, या फिर कोई प्लासेंटा प्रीविया या इस टाइप की कोई भी प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी ब्लीडिंग पर जाना हो सकता है।
DUB अभी हमने जो बात किया है, ओके। हाइड्रोजेनिक फैक्टर्स जैसा कि कोई इंट्रायूटेरन डिवाइस रख दिया या फिर उससे रिलेटेड कोई रिएक्शन हुआ, कोई ब्लीडिंग उससे रिलेटेड हुआ, तो ये सब हाइड्रोजेनिक फैक्टर्स में आएंगे। फिर सिस्टमिक डिसीजेस, कोई भी टाइप का ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई सिस्टमिक डिसीज है पेशेंट को, वो भी हमें देखना होगा और इस हिसाब से वो ग्रुपिंग होता है। नेक्स्ट देखिए कि नॉर्मल नॉर्मल जो बोलते हैं तो वो आपको एक बार दोबारा कंफर्म करना होगा कि, या फिर अपनी नॉलेज पर्पस के लिए याद देखिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं वो 28 डेज से प्लस या माइनस 7 डेज होता है, ओके। प्लस माइनस 7 डेज जो है हम नॉर्मल की रेंज में मानते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 28 डेज में ही होना चाहिए साइकिल। तो एक रेंज दे रखा है, अगर उससे भी ज़्यादा हो या उससे भी कम है तो हमें पैथोलॉजिकल मानना है आपको। और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो के लिए जैसे आप 4 डेज बोलते हैं तो उससे प्लस और माइनस 2 डेज, ये भी एक मार्जिन दे रखा है यहाँ पे। और ब्लड लॉस जो होता है नॉर्मली 40 ml इन एन एवरेज लिया है, उससे अगर 20 ml कम ज़्यादा भी है तब तक तो हम नॉर्मल मानते हैं, और उससे भी कम ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें वो सोचना होगा वो पैथोलॉजिकल है। जैसे अ, कुछ इसमें सब कैटेगरीज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनोरेजिया जो है, ये पे देखिए, मेनोरेजिया जो है साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स। मेनोरेजिया मतलब साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स, मतलब ब्लीडिंग जो है, परवैजिनल ब्लीडिंग जो हो रहा है वो नॉर्मल इंटरवल में हो रहा है, मतलब जैसे पीरियड्स होता है वैसे ही नॉर्मल हो रहा है। और मंथली मेंस्ट्रुअल लॉस जो है 80 ml से ज़्यादा है, जैसे हमने बोला था नॉर्मल तो 40 प्लस और माइनस 20 तो हम नॉर्मल में मानते हैं, और उससे भी ज़्यादा है जैसे 80 ml से भी ज़्यादा है तो हम उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनीमिया होने के लिए बहुत सारा चांसेस है। तो नॉर्मली क्या कॉजेज होते हैं इसका, अंडरलाइन पैथोलॉजी, ऑर्गन ऑर्गन से रिलेटेड या फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है। तो सबसे मेन क्या है, पेल्विक पैथोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, तो पेल्विक कंजेशन या फिर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके। आपको पता है एंडोमेट्रियम जो है, जो इनर मोस्ट लेयर जो है, वहाँ पे चेंजेस होता है, जैसे आप जो मेंस्ट्रुएशन की जो अलग अलग साइकिल्स होता है, साइकिल्स के या स्टेजेस होते हैं, उसी हिसाब से जो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वगैरह होता है वो जितने भी प्रोलिफरेशन हो रहा है ये सारे एंडोमेट्रियम में हो रहा है, और एंडोमेट्रियम की सरफेस एरिया ही ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगा। या फिर उसमें सेल्स की जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हाइपरप्लेशिया हो रखा है एंडोमेट्रियम में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए जैसे कि फाइब्रोड यूट्रस या IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, ये सब रीज़न है फॉर मेनोरेजिया, ओके। या फिर एंडोक्राइनल क्या क्या रीज़न हो सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर PCOS, या फंक्शनली क्या क्या दिक्कत है, जैसे कि HPO एक्सिस के इशू या HPO एंडोमेट्रियल एक्सिस के इशू। जैसे आपको पता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी और एंडोमेट्रियम, ये चार चीज जब मतलब एक अलाइनमेंट में काम करेंगे, एक अच्छे से मतलब सिंक्रोनाइजेशन से काम करेंगे, तब जाके फंक्शनली ये नॉर्मल रहेगा। अगर कोई भी लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे या ओवरी के लेवल पे या एंडोमेट्रियम के लेवल पे, ये जो फंक्शन है, ये जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो भी एक रीजन हो सकता है फॉर एक्सेस ब्लीडिंग। और सिस्टमिक डिजीज में जैसे कि कोई सीवियर हाइपरटेंशन, लिवर डिसफंक्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या लुकीमिया, इस टाइप की अलग अलग सिस्टमिक डिजीज में भी हमें ऐसी ब्लीडिंग दिख जाएगा, ओके। और डायग्नोसिस हम कैसे पता चलेंगे, एक तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो हमें पूछना चाहिए पेशेंट से कि कितना दिन हो रहा है फ्लो, या फिर क्या कोई गार्ड बन रही है क्या, क्लोट्स बन रही है, ओके। अगर बन भी रहे तो क्या साइज है, कितना साइज नंबर में है, या फिर नंबर ऑफ पैड्स कितना चेंज करते हैं, ठीक है। और पैरेलल हो रहे हैं ये तो हमें देख के पता चलेंगे, पेशेंट अगर पेल हो रहे हैं तो वो हम देखेंगे। और एग्जामिनेशन के लिए हम HB% जो हीमोग्लोबिन परसेंट है वो भी चेक करेंगे। तो ऐसे बेसिक डायग्नोसिस हो गया, और इससे हमें आइडिया मिल जाएंगे कि क्या सिवियरिटी है जो यहाँ पे ब्लड लॉस है। जो हमने अभी तक जो बात करते आ रहा था वो सारे
या तो क्वांटिटी वाइज ज्यादा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर दिन के हिसाब से ज्यादा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ओके, मेनोरेजिया ये सब हमने इसी बातें डिस्कस करते थे। और ये छोटा ऐसा दो छोटा कंडीशन है, आपको उससे रिलेटेड सारे क्लिनिकल चीज से बता रहा हूँ। तो इसमें एपीमेनोरिया, ओके, वैसा कंडीशन की मतलब क्या है, ये जो उनकी साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में जो हो रहा है, वो महीने या फिर 28 डेज की साइकिल नहीं मेंटेन रखते हैं, 21 डेज या उससे कम साइकिल कभी मेंटेन रहते हैं, वो कंडीशन को हम क्लिनिकली एपीमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, ये सब कब काम आएगा? जस्ट इमेजिन आपके पास कोई पेशेंट आ गया और उनकी कोई डिस्चार्ज समझे आपके पास मिल गया, ओके, जो कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल से आया हुआ है, और अब उसमें अगर लिखा रहेगा कि पेशेंट वॉज एपिमेनोरिया फॉर 2 years या 1 year, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि इसलिए ये सारी टीम्स बोल रहे हैं। और एपिमेनोरेजिया थोड़ा सा डिफरेंस है, मेनोरिया और मेनोरेजिया डिफरेंस है। आप लोग उसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें एक एच लास्ट की स्पेलिंग एच तक जो है स्पेलिंग सही है, उसके बाद एक में ओ ई ए है, एक में ए जी आई है। ओके, एपीमेनोरिया एंड एपीमेनोरेजिया। ओके, एपीमेनोरेजिया में क्या है, ये जो फ्रीक्वेंट साइकिल माने 21 डेज के अंदर की साइकिल है, मगर वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या ज्यादा लेंथी ब्लीडिंग हो रहा है। देखो ये दोनों टर्म्स का मतलब आपको डिफरेंट समझने चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब ब्लड लॉस जो है क्वांटिटी वाइज ज्यादा होगा, कल हमने बताया ना कि 80 ml से ज्यादा हो रहा है। ओके, और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग मतलब क्या है, जो 4 to 6 डेज रहना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब 7 to 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज। ओके, तो हर बार बार मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो लोग स्टार्टिंग से लेके मतलब एटलीस्ट ये टॉपिक स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो वो क्यों हो रहा है एपीमेनोरिया और एपीमेनोरेजिया? ओके, इट्स न्यू। वो नॉर्मली कब दिखते हैं, पेशेंट जब मेनार्के या मेनोपॉज से मतलब पास में है, ओके, जिनका मतलब अभी अभी पीरियड्स शुरू हुआ या फिर जिनका ऑलमोस्ट अभी बंद होने का है, ये दो कंडीशंस में हमें एपीमेनोरिया एपीमेनोरेजिया दिखने के लिए चांसेस है। तो ये भी एक कंडीशन है, हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट और एक मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, वो मेनोरेजिया हमने ऑलरेडी बात किया। अभी ये आ रहा है कि मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया, ओके, तो इसमें क्या डेफिनेशन है देख लीजिए। इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूटरस। ओके, तो यहाँ पे इरेगुलर है और साइक्लिक नहीं है। जो हमने मेनोरेजिया पढ़ा था उसमें भी ब्लीडिंग फ्रॉम यूटरस ही हो रहा है, मगर वहाँ पे साइक्लिक ब्लीडिंग हो रहा था, क्योंकि वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था उसी साथ हो रहा था, और क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस जो है 80 से ज्यादा था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इरेगुलर है और एसाइक्लिक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ओके, तो ये होता है मेनली मेट्रोरेजिया। और ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मेट्रोरेजिया। इसके अलावा भी कोई अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो भी मेट्रोरेजिया में इंक्लूड करते हैं। ओके, और कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये दो वर्ड इससे रिलेटेड है। यहाँ पे या तो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग या तो प्रोसीजर की तरफ या फिर इंटरकोर्स की तरफ या फिर ऐसे कोई कभी भी सिचुएशंस है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग हमें दिख रहा है ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मेंस्ट्रुअल्स की टाइम पे हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। ओके, तो ये इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकता है? कॉजेज ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग में एक तो डीयूबी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, डिसफंक्शनल यूट्रल ब्लीडिंग, ये जो अननोन कॉज वाला पैटर्न जो आ रहा है वो है मेन रीजन। फिर सबमिकोड फाइब्रोइड, यूट्राइन पोलिप, सर्विक्स कार्सिनोमा या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ये आपको पता है कार्सिनोमा हमेशा रहता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग की चांसेस रहते ही है। ओके, ये होता है एसाइक्लिक ब्लीडिंग का कुछ रीजंस। ओके, अब ये देखेंगे कॉजेज ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग क्या है। अगेन कार्सिनोमा इज अगेन a reason for contact bleeding. Okay, तो कार्सिनोमा ऑफ cervix, म्यूकस पोलिप ऑफ cervix, वास्कुलर इरोशन ऑफ cervix, पिल यूज, पिल मीन्स या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप की पिल यूज करेंगे, या फिर ट्यूबरकुलर cervix। ओके, cervix में अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है
तो उस वजह से भी कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेस ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल मीन्स बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने के क्या क्या चांसेस है। ये तो यूरेथ्रल, करंकल, ओवुलर ब्लीडिंग और आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड डेक्यूबिटस अल्सर। ओके, ये सिर्फ आप मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की डिफरेंस जो है मेनली वो याद रखिए। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम आपको वो डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ये सब टर्म्स जो है, ये सब जो क्लिनिकल कंडीशन है, आपको तब यह काम आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करने जाएंगे। देखो कि आपके पास पेशेंट आ गया सीवियरली ब्लीडिंग पर वजाइनल हो रहा है। ओके, तो आपने जो फर्स्ट क्या क्या चीजें से है वो एक्सक्लूड कर दिया, मतलब प्रेगनेंसी या अबॉर्शन, गर्भस्राव, ये सब आपने अबॉर्शन सारे एक्सक्लूड करने के बाद भी आपको जब डायग्नोसिस नहीं मिल रहा तब हम ये सारी चीजें देखेंगे। कोई ग्रोथ है या फिर पोलिप है या फिर ये सारी चीजें हम तब चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये कि डीयूबी क्या है। डीयूबी तो हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, मगर है क्या एक्चुअली। ये देखिए, अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एनी क्लिनिकली डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजी या ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन और प्रेगनेंसी। ये हमने ऑलरेडी एक बार बोला था, फिर भी दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ये अपने आप लोग समझ गया। डीयूबी या एयूबी दोनों आप बोल सकते हो। क्लिनिकली डिटेक्टेबल कोई भी रीजन नहीं है, जैसे कि कोई ऑर्गन का कोई दिक्कत है या फिर पेल्विक्स में कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है या ट्यूमर है या फिर प्रेगनेंसी है। ऐसा कोई भी रीजन जब नहीं दिखते हैं तब जाके उसको हम बोलते हैं कि डीयूबी। ओके, और डीयूबी की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैथोफिजियोलॉजी में कैसे दे रखा है, या देखिए डीयूबी जो है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हार्मोनल कॉसेस से हो रहा है और सेकेंडरी में हेमाटोलॉजिकल या अदर कॉसेस से। ओके, ये क्लासिफिकेशन जो है पैथोफिजियोलॉजी के बेस में क्लासिफाई किया है। और हार्मोनल में दो है, एक तो ओवुलर है, एक अनोवुलर है। ओवुलर या अनोवुलर का डिफरेंस आपको पता है, एक में ओवुलेशन के साथ होंगे और एक में ओवुलेशन के साथ नहीं होंगे। ओके, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। तो मेन क्या है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है स्पेसिफिकली। एंड सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी डिसीज नहीं है डायरेक्टली इन्वॉल्व। ओके, तो क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे। तो सबसे मेन जब डीयूबी आ गया या फिर आपके पास पेशेंट आ गया कि अम, या वो पेशेंट पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करेंगे कि पहले हमने बोला था ऑलरेडी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, तो रीजन नहीं है हमें कैसे पता चलेंगे, एक एक रीजन हमें रूल आउट करना पड़ेगा। नॉर्मली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी हम ऐसा ही करते हो ना, कि हमें जो जो डिजीज से डाउट है या जो जो डिजीज में पॉसिबल ये सेम सिम्टम्स होने के लिए चांसेस है, वो सारे हमें रोल आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे रोल आउट कैसे करेंगे, अभी फर्स्ट थिंग की आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी है क्या पेशेंट का, तो एक बार हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो या फिर उनकी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करें। हम्म, या फिर या आप लोग भी बता सकते हो कोई ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग है। हमने तो ऑलरेडी अभी कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। Anyone want to say something? I hope I am audible. Okay. फर्स्ट हमें हिस्ट्री टेकिंग में ब्लीडिंग पैटर्न पूछना चाहिए पेशेंट को। ओके, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी अब हमारे पास abnormal artery, ओके, सुंदर डैमेज, अब abnormal आर्टरी डैमेज पर वेजाइनल ब्लीडिंग में ये चांसेस थोड़ा कम है। सुंदर, जैसे कि आपने पीसीओएस के बारे में सुना था या हमने इंट्रायूट्राइन जो कोई ऐसा इन्फेक्शन या फिर ये अबॉर्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ये सब केसेस में ब्लीडिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक कोई पॉलिप हो, वो भी हमने डिस्कस किया था। ये तो ये सारे चीजें जो जिसमें भी सेम ब्लीडिंग होने के लिए चांसेस है, तो वहाँ पे हमें रूल आउट करना चाहिए, एक एक चीज से रूल आउट करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, हम प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का। ओके,
या पीसीओडी से रीजन। ओके, तो हम एक एक पॉइंट को रूल आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम पूछेंगे उनको ब्लीडिंग कब हो रहा है, मतलब पेशेंट आते हम मेकआउट नहीं कर पाएंगे इनको कितना ब्लड लॉस हुआ था। कि हम जैसे हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करते हुए ये भी बोला था कि पेशेंट को बेड में लेटाना चाहिए ताकि उनका ब्लड लॉस कितना है हमें असेस करना चाहिए। याद है ना, कुछ दिन पहले हमने लिया था। तो वो सब इसलिए कि एक बार हमें मालूम होना चाहिए कि अच्छा इनका कितना ब्लड लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें हमें पूछना चाहिए। तो पेशेंट से ये भी पूछेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे है ब्लड ब्लड लॉस का, ड्यूरेशन कितना है, सिवियरिटी कितना है, मतलब कितना ब्लड लॉस होते होंगे, या फिर नॉर्मल उनका साइकिल क्या है, लास्ट साइकिल कब हुआ था। और ये जो ब्लीडिंग है ये साइक्लिक है, मतलब हर मेंस्ट्रुअल के साइकिल के साथ हो रहा है या फिर असाइक्लिक है, साइकिल के अलावा भी हो रही है इनको ब्लीडिंग। और नंबर ऑफ पार्ट्स ये मैंने बोला था कि आपको मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की एक अंदाज में आइडिया मिलने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स इज ए क्वेश्चन। और उसके उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि साइज और नंबर ऑफ क्लोट्स। ओके, घाट जैसा कुछ दिख रहा है पेशेंट को उसे कि कुछ ब्लीडिंग के दौरान आप ऐसा कुछ ध्यान दिया या फिर घाट जैसा दिख रहा है या फिर उसमें कितना था या फिर साइज कितना था, ये सब आप पूछ सकते हो। ओके, और ये सब आप ब्लीडिंग पैटर्न के बारे में पूछेंगे। और उसके अलावा क्या पूछेंगे, प्रीवियस क्या गायनेकोलॉजिकल डिसीज था, इमोशनल स्टेट क्या है पेशेंट का, हिस्ट्री टेकिंग, उनकी फैमिली में कोई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये सब चीजें मैं रिपीट, वैसे मैं रिलेट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। आपको थोड़ा सा अपना युक्ति लगाना चाहिए, ये फैमिली हिस्ट्री वगैरह किस डिसीज में आ गया। जैसे हमने कुछ ऐसे डिसीज ऑलरेडी डिस्कस किया है जहाँ पे हमने बोला था उनकी फैमिली में भी वो सेम डिजीज होने के लिए चांसेस है। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब जब भी पूछते हैं जैसे अर्ली मेनोपॉज वगैरह जो है, तो हम उनसे पूछ रहे थे आपके घर पे भी और किसी को भी ये दिक्कत हुआ था, ये सब हमें पूछना चाहिए। और इमोशनल स्टेट ये भी हमने बोला था कौन सी डिजीज में आएंगे। तो मैं हर एक सिम्टम्स को लेके डिस्कस करने नहीं बैठूंगा तो फिर अपनी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा युक्ति आना चाहिए। अगर आपने अप टू डेट है अपनी पढ़ाई में तो आपको इजीली अब यू कैन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उनसे पूछेंगे और कोई क्रोनिक डिजीजेस है, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, अगर मैरिड है तो उनसे ये सब पूछेंगे। तो उनकी सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत या फिर ये सारी चीजें हमें जानना चाहिए। और प्रेगनेंसी है तो फिर उसकी सारी डिटेल्स या प्रीवियस प्रेगनेंसी की डिटेल्स पूछेंगे। आईयूसीडी कौन सा डिवाइस यूज किया है या फिर वो कब यूज किया है, कभी उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ था, ये सारे हमें पूछना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं ये भी हमें पूछना चाहिए। इतना सब डिटेल में जब हम पूछेंगे तब जाके थोड़ा सा हमें आइडिया होगा ओके ये इनका, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने पहले भी 2-3 बार इंट्रायूटेरन डिवाइस रखा था, उन्हें कोई टाइप इरिटेशन या एलर्जी हुआ। सोचो ऐसा कोई पेशेंट बोल दिया तो फिर हमें वो एक लीड हो गया ना। तो अच्छा हमें फिर दूसरे डिसीज के बारे में सोचने से पहले ये पहले रोल आउट करना पड़ेगा, इनकी इंट्रायूटेरन डिवाइस की बारे में चेक करनी है और एबिलिटी। ओके, और इसके अलावा हम फिजिकली क्या क्या देखेंगे, पेशेंट को एनीमिक साइंस कितना है, पैलर कितना है, हम देखेंगे। फिर और भी कोई डिजीज का जैसा हाइपोथायरॉयड या हाइपोथायरॉयडिज्म या लिवर डिजीज की कोई भी टाइप का डिजीज जो सिम्टोमेटिक डिजीजेस होते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में है, मतलब पेशेंट वीक है या फिर उनके फेसेस में कोई फेस में कोई डिस्कलरेशन या ऐसे कुछ भी है तो वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में नोट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि वजाइनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे यूट्रस की कोई, मतलब आपको पता है ये भी हमने ऑलरेडी प्रोलैप्स यूट्रस वगैरह आप लोगों को पता है। तो प्रोलैप्स यूट्रस या फिर उससे रिलेटेड कोई इंजरीज या फिर कोई अल्सरेशन कोई भी चीजें है वो देखने के लिए साइज ऑफ यूट्रस, पोजीशन ऑफ यूट्रस, टेंडरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यूरिंग डिजिटल एग्जामिनेशन पेशेंट अगर कोई पर्टिकुलर रीजन या रीजन में टेंडरनेस बता रहे तो वो भी हमें देखना चाहिए। बिनाइन लीशंस कोई मासस है या फिर कोई टच ब्लीडिंग वाला इश्यूज है, ये सब हमें एग्जामिन करना चाहिए। ओके, ये सब हम पेशेंट आते ही हम एग्जामिन करेंगे, मतलब हिस्ट्री टेकिंग लेके फिर हम एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन इन एयूबी, मतलब ये इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है जो ये ब्लीडिंग के लिए रीजन है। ओके, तो फर्स्ट है कि abnormalities ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो एक तो पेल्विक बिनाइन लीशंस है, पेल्विक में जो भी बिनाइन लीशंस है वो भी एक रीजन हो सकता है। जैसे इसमें कुछ टर्म्स आपको ऑलरेडी फेमिलियर है, एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस,
पोलिप्स, फाइब्रोइड्स, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी या ट्रॉमा। ओके, ये पूरा लिस्ट देखिए, पूरे लिस्ट में सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें परवेजिनल ब्लीडिंग होने के लिए चांसेस है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर प्लासेंटल पोलिप है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। ओके, अबॉर्शन जो हमने डिस्कस किया था, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और आइट्रोजेनिक फैक्टर्स में एंटी कोएगुलेशन थेरेपी, अगर किसी का आपको पता है जैसा एस्पिरिन वगैरह जो चलते हैं, जिनका मतलब कोएगुलेट, जिनका मतलब हार्ट में कोई दिक्कत वगैरह है, उनको क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेट मेडिसिन चालू रखते हैं, तो ताकि उनका ब्लड जो है जल्दी क्लॉट नहीं होते। तो भले छोटा सा इंजरी या ट्रॉमा भी हो गया तो पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर यूज़ कर रहे हैं, या आईयूडी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कोई यूजेस है, या एचआरटी। एचआरटी क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। समवन मैसेज में, चैट बॉक्स में मैसेज करो एक बार, एचआरटी जल्दी। एचआरटी क्या है और किस में पढ़ा था? मेक इट फास्ट फास्ट, गूगल मत करो। इतना टाइम क्या लगेगा? ओके, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जी अष्टा, किस कंडीशन में डिस्कस किया था हमने ये, अलोंग विथ कौन सी टॉपिक? बाकी बाकी लोग को याद नहीं है? सिर्फ क्लास देखते हैं, रेडियो जैसा सुनते रहते हैं, आधे तो सुनते भी नहीं। सिर्फ अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है, ओके फाइन। इतना तो याद है ना, हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, हमने क्लास लिया था हमने। ओके, वो उस दिन तो सब कुछ समझ में आ गया था, हाँ हाँ बोल रहे थे आप लोग। यही प्रॉब्लम होता है ना, या मेनोपॉज के लिए। मैंने मेनोपॉज से रिलेटेड दिक्कत जब ज़्यादा होता है, तब जाके हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सजेशन और उसकी डिटेल्स हमने पढ़ रखा था। तो ये सब भूलने के लिए थोड़ी बताते हैं आपको ना, हर जो एक दूसरे से रिलेटेड कंडीशंस है, तो आप यू करके आपके माइंड में आना चाहिए, क्विकली आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिसीजेस वैसा हमने जो बोला है, ये सारे जो 3 कैटेगरी में बताया, ये सब क्या है, डिफरेंशियल कंडीशंस है, डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक कंडीशंस है, जहाँ पे एयूबी हो सकता है, मतलब ये कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो हमें कंफर्म करना चाहिए, या फिर ये इतनी सारी चीजें अपनी माइंड में आना चाहिए। जैसे कोई सिस्टमिक डिजीजेस है, जैसे सिरोसिस है, या फिर कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, ये भी अपनी माइंड में आना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, जब कोई रीजन नहीं है पर्टिकुलरली ये डिजीज का, तो फिर हम उसमें कैसे फाइनलाइज करेंगे? मतलब, हाँ, ये पर्टिकुलर डिसीज या फिर कोई पर्टिकुलर पैथोलॉजी से नहीं है, कि इसलिए कि हम ये यूज करेंगे, सारे एक्सक्लूशन करेंगे, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड कैसे करेंगे? असेस करके, एग्जामिन करके, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो करेंगे। जब वो नेगेटिव आएंगे तब जाके हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, जैसे कि एक्सक्लूशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, जैसे मैंने बोला था, एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रेगनेंसी की चांसेस है, प्रेगनेंसी में भी जैसे अबॉर्शन वगैरह होने के लिए चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, या तो कोई भी ब्लड वैल्यूज चेक करेंगे उनकी, या फिर कोई अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करेंगे टू मेक श्योर कि फीटस ग्रोइंग है या फिर कोई इश्यूज है, तो वो देखने के लिए हम कोई एग्जामिनेशन या फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तब जाके वो हम फर्स्ट पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे। सेम वैसे हम हर एक जो डिजीज जहाँ पे चांसेस है वो सारे एक्सक्लूजन करेंगे। फर्स्ट वन की एक्सक्लूजन ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सक्लूजन ऑफ कोएगुलोपैथी, एक्सक्लूजन ऑफ पेल्विक लीजन, जो भी हमने पोलिप या ये सारे बोला था, वो भी हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा एक्सक्लूड करेंगे जिसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे, या फिर कुछ कुछ में हमें वो सारे इंटरनल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सक्लूशन ऑफ मैलिग्नेंसी, एक्सक्लूशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, नाउ लेट सम लाइक, आप लोग से कोई इमीडिएटली मुझे मैसेज करो, हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सक्लूड करने के लिए कौन से टेस्ट करेंगे इमीडिएटली, या मैसेज करो। हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सक्लूड करने के लिए कौन से टेस्ट करेंगे आप?
ये सब सेकेंड ईयर क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोग थर्ड ईयर में क्या आपको ये सब क्वेश्चन पूछना। या who is there? TFT, okay, TSH, thyroid function test, TSH, okay, गुड। आपको ये भी पता होगा ना कि वेदर द वैल्यूज विल बी रेज्ड और डिक्रीज्ड, ये तो पता होगा ना। TSH क्या स्टेटस होगा, T3 T4 का क्या स्टेटस होगा, हाँ, ये आपको आना चाहिए, तब जाके आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपके पास पेशेंट आया हुआ है, ब्लीडिंग है, उनको परवेजिनल सीवियर ब्लीडिंग है, और आप इमीडिएटली टेस्ट के लिए भेजेंगे, उनकी T3 T4 वैल्यूज देख लो, ओके, अपने स्टाफ को बोल दिया, और कौन सी टेस्ट लिखना है आपको आना चाहिए। ये तब आएंगे अपने सारे ये कंडीशंस को रिलेट करके पढ़ते हैं, ओके। जैसे हमने और इसके अलावा भी कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे CBC आपको बताया, ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है हमें देखना है, HB परसेंटेजेस देखना है, BTCT, BTCT क्या है, या BTCT, आई होप एवरीवन नो, ओके, ब्लीडिंग टाइम या क्लोटिंग टाइम, ये आपने अपनी सेकंड फर्स्ट ईयर की क्रिया, मतलब जो आपकी फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स है उसमें आपने देखा होगा, ओके, कैपिलरी ट्यूब वगैरह जिससे रखे, अब क्लोटिंग टाइप टेस्ट किया था ना, वो इसलिए कि अगर कोई पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम जो है ज़्यादा है, तो फिर हमें वो भी याद रखना चाहिए, वो कोएगुलेशन से रिलेटेड इश्यूज है, उन्हें टाइम पे हीलिंग मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही, इसी वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। तो वो सब आपको याद रखना चाहिए, प्रोसीजर कैसे करते हैं आपको करना नहीं पड़ेगा, बट ऑब्वियसली आपको इवेंचुअली आपको लिखना होगा कि हाँ ये टेस्ट यहाँ पे रेलेवेंट है, अपने माइंड पे क्लिक करना चाहिए इमिडिएटली। प्रेगनेंसी टेस्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अलग अलग मेथड्स कौन सा है, तो आपको उसी हिसाब से देखना है कि हमने उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में हमने ये भी बताया कि एक एक टेस्ट के रिलेवेंस कब दिखेंगे आपको, ओके, पॉजिटिव कब दिखेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है, ओके। और USG द बिगेस्ट थिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसे केसेस में वो सबसे मेन होता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी चीज़ें वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है, या पैप्समियर या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, अगेन यहाँ पे आ रहा है T3 T4 TSH। हॉर्मोनल्स की देखना चाहिए हमें कि क्या स्टेटस है, इसमें बहुत सारे टेस्ट है, तो इसमें सिर्फ हॉर्मोनल से लिखा है ताकि वो मैं आप लोग को और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट मेक श्योर आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया है कि एक एक हार्मोन लेवल कितना होना चाहिए, या फिर बढ़ने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट के बारे में, ओके, जैसे DUB की ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं सब वेरी सुपरफिशियली दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसकी कंसेप्ट वगैरह या फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर मैं डिटेल नहीं बताऊंगा फिर थोड़ा वो मॉडर्न पार्ट ज़्यादा हो जाती है, आपको इतना शायद नहीं समझेंगे, और इतना डिटेल में वैसा भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप अगर आप इतना भी याद रखेंगे, तो उसकी पैरेलली अगर आप आयुर्वेद क्वेश्चन भी थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट, ओके। मगर आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ नॉलेज पर्पस में आप अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में रेफर करते रहना, ओके। अभी के लिए जितना बाकी सोर्सेस है, यूट्यूब या फिर आपकी गूगल, सारी चीज़ें आप यूज़ करो, जो जो टर्म्स आपको नया लग रहा है सेम डे, हर सब्जेक्ट्स में जो जो टॉपिक आपको नया लग रहा है ना, सेम डे जाके आप एक बार उसको गूगल कर लेना, ओके। तो ट्रीटमेंट में जो जो सेकेंडरी कॉजेज है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट रहेंगे, और मेन गोल्स क्या है, मेन अपने एम क्या रहेगा, एक तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना होगा, नेक्स्ट तो प्रिवेंट द रिकरेंस, मतलब बार बार अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रिवेंट करना चाहिए, और एक प्रिजर्व द फर्टिलिटी, ठीक है, मेन होता है। अगर वो पेशेंट फर्टाइल एज में है, तो ब्लीडिंग हो गया, तो इसके मतलब नहीं, ये नहीं कि हम इमिडिएटली जाके उन्हें हिस्टेक्टमी कर ले, ओके। तो उनकी जो फर्टिलिटी है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन या प्रोसीजर देते हो तो हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उनकी जो रिकरेंस है वो प्रिवेंट कर ले, और जो ब्लीडिंग बार बार हो रहा है वो हमें रोकना है, ओके। तो जनरल मैनेजमेंट क्या करेंगे, एक तो पेशेंट को बोलेंगे बेड रेस्ट, ओके, और ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज अगर पेशेंट को पता है कि हाँ मेरा ये साइकिल में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के लिए चांसेस है,
तो पेशेंट पहले से वो समझकर उनको अब बेड रेस्ट करना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी वगैरह जो करने जाएंगे तो उनका ब्लीडिंग वैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अपने पास आ गया तो फिर हमें उनको थोड़ा अश्योरेंस और इमोशनल हैंडलिंग करना चाहिए। अगर पेशेंट काफ़ी घबरा हुआ है, आपको पता है एंग्जाइटी हो गया है, तो फिर उनकी पंपिंग थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा इमोशनली हमें हैंडल करना चाहिए, मतलब उनको अश्योरेंस देना चाहिए, क्या क्या थोड़ा सा उनको समझाना चाहिए बेसिक चीज़ें। और कंट्रोल एनीमिया, अगर उन्हें एनीमिक हो गया, अगर उनकी ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो गया, शॉक में हो रहे, तो हमें या तो फ्लूइड सप्लीमेंट्स, या तो फिर हमें ज़रूरत लगा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, बीटी इफ रिक्वायर्ड, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। और कोई भी जो सेकेंडरी कंडीशंस है तो वो हमें मैनेज करना शुरू करना चाहिए, ट्रीटमेंट जो है भी रिलेटेड है वो शुरू करना चाहिए। ये सब जनरल मैनेजमेंट है। कंजर्वेटिव देखें तो कंजर्वेटिव में एक्यूट ब्लीडिंग है, अगर कोई पेशेंट इमीडिएटली आपके पास सडन ब्लीडिंग लेके आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक तो जो हाइपोवोलेमिया है वो हमें कंट्रोल करना है। हाइपोवोलेमिया आई थिंक आपकी कौन सी सब्जेक्ट में अभी तक नहीं हुआ रहेगा ना आपको, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड ऑल, कोई सब्जेक्ट में आपका कवर हुआ है? आई डोंट थिंक, शायद स्वस्थ में हुआ है क्या आपका? अच्छा, निदान में तो आपने पढ़ा होगा। नो सर, ओके। तो हाइपोवोलेमिक शॉक टाइम से आपको थोड़ा वो पता चलेंगे, वोलीमिया, ओके, वॉल्यूम, हाइपर मीन्स कम होना, ओके, माने शरीर में से जब ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है या फिर ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड मतलब ब्लड भी एक टाइप की फ्लूइड ही है, तो कोई भी टाइप का फ्लूइड लोड एक्सेस हो जाता है ना, तो शरीर की जो लिक्विड पार्ट की जो वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाते हैं पेशेंट, ओके। इसलिए आप देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम जब भी कोई इमरजेंसी होता है पेशेंट को, तो हम इमिडिएटली उनको फ्लूइड चला देते हैं ताकि वो पेशेंट शॉक में चले ना जाए। ओके, तो ये कंडीशन है हाइपोवोलेमिया। या फिर अगर सीवियर ब्लड लॉस है, अनीमिक है, पहला सिम्टम दिख रहा है, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन शुरू करेंगे। और उनको स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये एक्यूट के बारे में बोल रहा, आईवी ईस्ट्रोजन शुरू करेंगे, हाई डोज ईस्ट्रोजन शुरू करेंगे इंट्रावीनस, ओके। और जो कोई पेशेंट ऐसा है जिनमें ईस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ओके, सीआई मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हम प्रोजेस्टिन शुरू करेंगे, ये भी आई इंट्रावीनस रहेंगे। और ये सब इमीडिएट मैनेजमेंट में आएंगे। हमें अगर लग रहा है कि हाँ पेशेंट स्टेबल होते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे, वो भी आईवी दे देंगे उनको। जब धीरे धीरे वो ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाएंगे, तो फिर उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में रखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स। उन्हें जैसा ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद जब घर भेजेंगे तो उनको 3 मंथ्स के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के लिए बोल देंगे। आपको पता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में वो ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं होते हैं उनको, ओके। और कभी ज़रूरत लगे तो हम डीएनसी करेंगे। डीएनसी पता है आप लोगों को, डायलिटेशनल क्योर फेज, ओके। ये जो डायलिटेशन वेट मीनिंग, ये आपको दोबारा आ जाएंगे अपनी कंडीशन में। और शायद आपने अबॉर्शन के टॉपिक में भी सुना होगा, डायलेट करना, जो हम पेल्विक एरिया को डायलेट करके यूटरस के अंदर से क्यूरेटेज करेंगे, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, स्क्रैप आउट करके निकाल देंगे जो भी एंडोमेट्रियम लेयर है, जो भी पार्ट हमें, या फिर कभी अबॉर्शन है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाते हैं, ओके, कभी पल्स नहीं होते बच्चे की जो न्यूली इम्प्लांटेड है, तो हम क्या कहते हैं, वो डायलेट करके क्यूरेटेज करके, मतलब स्क्रैप आउट करके निकालते हैं, ओके। जैसे इन इन शॉर्ट की यूट्रस को साफ कर देते हैं, कोई भी जो इश्यूज है उसको एक बार साफ करके निकाल देते हैं। ये होता है एक्यूट ब्लीडिंग में। तो क्रोनिक ब्लीडिंग में कैसे होगा, तो मेडिकल मैनेजमेंट रखा है, मेडिकल मैनेजमेंट इंटरनल मेडिसिन, एनएसएआईडी, एनएसएआईडी पता है ना आप लोगों को, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एक एग्जाम्पल दे रखा है मेफेनमिक एसिड। जस्ट नेक्स्ट है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट, या फिर फाइब्रोलाइसिस इनहिबिटेस, ओके। हार्मोनल ट्रीटमेंट में ये भी आएगा कि क्या मेन पर्पस है, ये आपको देखना चाहिए। एक तो टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड रेगुलेट द साइकिल, मेन पर्पस है कि
to stop the bleeding and regulate the cycle. तो इसके लिए एक सेट ऑफ मेडिसिन है, वो नोरेटिस्टेरोन, ओके, नोरेटिस्टेरोन प्रिपरेशंस। ये आपको इतना हमें एलोपैथिक मेडिकेशन जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, बट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस में आप याद रखिए, या फिर अपनी कभी पेशेंट आके बोल दिया कि हाँ मुझे ये मेडिसिन था, या फिर कोई डिस्चार्ज समरी आपके पास आ गया, तो आपको इस तरह थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और साइक्लिक थेरापी ये भी है, इसमें दो टाइप का है, 5 to 20 days, 20 to 25 days है साइकिल, ऐसा डिफरेंस है, पर इतना डिटेल में आपको नहीं चाहिए। तो उसमें क्या है, ये भी फॉर रेगुलेटरी साइकिल एंड कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी दे सकते हैं। ये सारे हार्मोनल थेरापी में आ जाते हैं। जब नॉर्मल मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे कि एनएसएआईडी या फिर ये चीज़ें, तो फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट में चले जाएंगे। और जब हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी ब्लीडिंग नहीं हो रुक रहे तब हम क्या करेंगे, यूट्राइन क्यूरेटेज, जो हमने अभी बोला कि डायल्टेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे, हिस्टेरेक्टमी वो अपना लास्ट ऑप्शन है, एंड एंडोमेट्रियल अब्लेशन। ये भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में कहाँ बोला था मैंने, कहीं तो डिस्कस किया था हमने। ये एंडोमेट्रियम की एक अब्लेशन मतलब एक लेयर जो है पार्शली वो निकाल देते हैं। तो ये सब सर्जरी लास्ट ऑप्शन, जब ब्लीडिंग जो है ये कोई भी मेडिकेशन से या फिर ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तब जाके हिस्टेक्टमी कंप्लीट या पार्शियल हिस्टेक्टमी कर देते। हिस्टेक्टमी पता है ना आपको, कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर यूट्रस एंड उससे रिलेटेड ऑर्गन जो है वो निकाल देते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आपका DUB। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेक्टल ब्रदर से लेके हमने अभी 3 क्लासेस जो हम इसी टॉपिक पे ले रहे हैं, तो तीनों को एक साथ में रखिए, दोबारा एक बार पढ़ लेना। कोई डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।